राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम इस वीडियो में शादी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में कि शादी कब होगी, उसके शादी को कैसे टाइम किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। उसमें हमने प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी डिस्कस किया था कि शादी होगी भी या नहीं होगी, वो हम कैसे चेक करना है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से, हमने वो भी देखा था। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिए, है ना। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे, शादी से शादी के रिगार्डिंग, है ना। उसमें हम सब्सक्राइबर्स के ही चार्ट लेंगे, उनके ऊपर उनके चार्ट के ऊपर हम रेमेडीज अप्लाई करेंगे ये। ठीक है। आप सभी एग्जाम्पल चार्ट में जो भी मैं रेमेडी बताऊंगा, आपको सेम फॉलो करना है अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है। जो जो बताऊंगा वो फॉलो करना है। और हाँ, अगर वीडियो आपको आखिरी तक देखना है, अगर आप स्किप करते हो बीच में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें आपका ही लॉस है ना। तो आखिरी तक देखिए और समझिए और अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कीजिए रूल। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ना हम इनके जो लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिए थे वो तो कंसिडर करेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में बाकी भी एग्जांपल्स है, बाकी सब्सक्राइबर्स ऐड हुए थे, उन्होंने भी पूछा था, तो इनका क्वेश्चन था कि मीटिंग प्लेस ऑफ स्पाउस, ये भी हम कवर करेंगे, कैसे देखा जाता है ना। कहाँ मिल सकते हो, पॉसिबिलिटी क्या है, ये हम इनके चार्ट पे लगा के देखेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कुछ जनरल बताऊंगा मैं, कुछ कुछ चीजें तो, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, उसके लिए हम फिर से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, है ना। तो इनका क्वेश्चन था कि मैरिज लव लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, है ना। इनका क्वेश्चन था कि इनके सिस्टर की मैरिज हो कब होगी। अब इनका क्वेश्चन था, इनका भी मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे। आखिरी में ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है खुशी जी का, तो हम आखिरी में लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम रेमेडीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम खुशी जी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए खुशी जी का चार्ट है, उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले रूल समझ लीजिए कैसे देखना है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो मैरिज का कारक है विनस, आपको वो नोट करना है। और सेवेंथ लॉर्ड कौन है वो नोट करना है। इनके केस में क्या है, सेवेंथ लॉर्ड विनस खुद है। ठीक है। आपके चार्ट में कुछ अलग हो सकता है सेवेंथ लॉर्ड, तो आपको सेवेंथ लॉर्ड और विनस और मार्स, इन तीनों में मार्स फीमेल के केस में कंसिडर करना है। इन जनरल आपको सेवेंथ लॉर्ड देखना है किस नक्षत्र में है, नहीं तो स्पेसिफिकली जो कारक है सिग्निफिकेटर है मैरिज का, तो आप उसको थोड़ा प्रायोरिटी दे सकते हो, यानी विनस को प्रायोरिटी देना है यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड से भी ज्यादा। सबसे पहले विनस को कंसिडर करना है मैरिज का सिग्निफिकेटर होने की वजह से। ठीक है। तो देखना है विनस किस नक्षत्र में है, आपको देखना है आपके चार्ट में विनस किस नक्षत्र में है वो नोट करना है। तो इनके केस में विनस भरनी नक्षत्र में है, तो अपने खुद के नक्षत्र में गया विनस। तो ये नक्षत्र आपने नोट कर लिया। तो इसके बाद आपने फिर सेवेंथ लॉर्ड इनके केस में विनस खुद है, तो भी विनस ही हो गया इनके लिए। ठीक है। तो फीमेल के केस में मार्स का भी नक्षत्र नोट कर सकते हो, लेकिन ये रेमेडी ना स्पेसिफिकली मैं विनस के ही नक्षत्र के लिए रिकमेंड करूंगा। एक ये अल्टरनेटिव ऑप्शन, अगर आपको ना करना है, वो ऑप्शनल है, लेकिन स्पेसिफिकली आप विनस देखिए किस नक्षत्र में है, उससे ही काम हो जाएगा। ठीक है। आपने नोट कर लिया आपके चार्ट में विनस किस नक्षत्र में है, उसके बाद देखिए, नोट करने के बाद आपको देखना है कि हर एक महीने में वो नक्षत्र से मून ट्रांजिट करेगा। ठीक है। आपका विनस जिस भी नक्षत्र में है, मंथ में एक बार, हर महीने में एक बार उसमें मून ट्रांजिट करेगा, तो वो दिन आपको नोट करना है। अब आपको देखते आता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें सिंपल क्या है, सिंपल करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे दृक पंचांग करके सर्च करना है, नहीं तो आप अपने नक्षत्र, जैसे इनके केस में भरनी नक्षत्र है, ठीक है, तो आपको भरनी नक्षत्र डेट्स फॉर, अभी अगला साल आ रहा है 2026, भरनी नक्षत्र डेट्स फॉर 2026 ऐसे लिखना है। वो पूरे डेट्स निकाल के मैं दिखा देता हूँ आपको, रुकिए एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे टाइप करना है आपको दृक पंचांग, देखिए यहाँ पे आ गया दृक पंचांग, आपको सर्च करना है। अब इसके आगे देखिए, आपका दृक पंचांग के आगे आपको लिखना है आपका नक्षत्र, दृक पंचांग करके इनका भरनी नक्षत्र था ना, तो आपको यहाँ पे भरनी नक्षत्र आ गया नीचे। डेट्स डेट्स लिखना है, डेट्स
फॉर 2026। ठीक है, इतना लिख लिया। फिर टाइप क्लिक करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डेट्स आ गए। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको अगर पंचांग देखना ही नहीं आता तो ये सिंपल मेथड है, यहाँ से आपको डेट्स मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया तो 2026 में हर मंथ में मून किस डेट में किस कब ट्रांजिट करेगा भरनी नक्षत्र में, वो देखना है आपको। ठीक है, अब भरनी नक्षत्र में देखिए, अब यहाँ पे जनवरी में देखिए 26 ऑफ 2026, ये 1 तारीख नोट कर लीजिए। ठीक है, और हर मंथ की डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इतना मिल गया आपको, ये साल भर की डेट आपको मिल जाएगी। ये रेमेडीज आपको जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक करते रहनी है। ये रेमेडीज का वैसा इन्फ्लुएंस देखिए कैसा है, इसका इन्फ्लुएंस देखिए इसमें। हाँ, रेमेडी कैसे करनी है वो पहले बता देता हूँ। रेमेडी करनी क्या है आपको, जिस भी नक्षत्र में आपका विनस है आपने नोट कर लिया, उस नक्षत्र में जब भी मून ट्रांजिट करेगा, यानी ये जो डेट्स दिया है मैंने, ये जो डेट्स है जिस भी नक्षत्र, आपने नक्षत्र नोट कर लिया, दिक्पंचांग के आगे अपना नक्षत्र टाइप करके 2026 जिस भी साल के लिए चाहिए आपको वो टाइप कर लिया। वो सारी की मंथ की डेट निकाल के दे देगा उस नक्षत्र की, आपके बर्थ, ये आपके विनस जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र की। ठीक है, तो वो डेट आपने नोट कर ली, तो इन डेट को करना क्या है ये लिख लीजिए आप अभी। ठीक है, उसमें आपको ये करना है, जैसे पंचामृत अभिषेक, पंचामृत अभिषेक नहीं तो रुद्राभिषेक करना है। अब सारे लोग तो रुद्राभिषेक नहीं कर पाएंगे, है ना, तो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हो तो वहां पे सिंपल पंचामृत अभिषेक करना है। अब कैसे करना है पंचामृत अभिषेक, करना कैसे है वो पहले लिख लीजिए आप। पंचामृत अभिषेक करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले आपको पंचामृत बना लेना है घर पे ही। नहीं बना सकते हो तो पूरी सामग्री आप मंदिर में लेके जा सकते हो। किस मंदिर में जाना है वो पहले देख लीजिए, शिव मंदिर जाना है और ये सारा अभिषेक शिव पिंडी पे करना है आपको। ठीक है, अब करोगे कैसे उसका सीक्वेंस देखिए। पहले दूध, ठीक है, ठीक है, पहले दूध, फिर दही, है ना, फिर घी। ठीक है, पहले दूध, दही, घी, उसके बाद शहद, है ना, दूध दही घी शहद और शक्कर सबसे आखिरी में। तो ये हो गए पंचामृत की सामग्री। तो इस सीक्वेंस से भी आप वन बाय वन अभिषेक कर सकते हो। उससे पहले क्या करना है, सिंपली मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको सबसे पानी से अभिषेक करना है। ठीक है, पंचाक्षरी बोलते हुए ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो पंचाक्षरी बोलते हुए आपने पानी से अभिषेक कर लिया। फिर पानी से अभिषेक होने के बाद आपको पंचामृत का अभिषेक करना है। तो पंचामृत आप वन बाय वन जो मैंने सीक्वेंस बताया वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो सारी चीजें मिक्स करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो उससे अभिषेक होने के बाद फिर से आपको पानी से अभिषेक करना है। ठीक है, फिर आपको वहां पे जो भी आपने फ्लावर वगैरह जो भी बेलपत्री लेके गए हो वो ऑफर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 3 फ्लावर ऑफर करना है, कोई भी येलो फ्लावर खास करके, यानी जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं हम। ठीक है, वो फ्लावर आपको ऑफर करना है। पहले 3 फ्लावर ऑफर कर लिए, उसके बाद बेलपत्री ऑफर करना है। उसके बाद वो जो 3 फ्लावर ऑफर किया आपने, उसमें से एक फ्लावर को उठा उठा लेना है। ठीक है, फिर वो नंदी जी के पास रख लेना है। ठीक है, उनके चरणों में रख लेना है एक फ्लावर उठा के, और उनके कान में, लेफ्ट ईयर में कोई भी विश आपको बोलनी है। जो भी, अगर आपको जो भी इंटेंशन है आपका, ये तो मैरिज से रिलेटेड बता रहा हूँ ना मैं, तो मैरिज से रिलेटेड ही बताना है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद देखिए आपको 2 फल लेके जाने हैं, यानी केला वगैरह आप लेके जा सकते हो। तो केला, 2 केले लेके जाने हैं। एक एक फल वहां पे ही रखना है, एक बनाना वहां पे ही रखना है, और एक बनाना आके खुद खाना है घर पे आके। ठीक है, तो ये होगी पहली रेमेडी, ये होगी स्पिरिचुअल रेमेडी। तो आपको बस हो गया, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद देखना है विनस भी जिस नक्षत्र में है, सेम रेमेडी आपको फिर ये चार्ट में आना है। ठीक है, ये चार्ट देखना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चार्ट का अगर लेना है तो, वैसे तो ये चार्ट बड़ा है।
इसमें देखिए क्या नोट करना है आपने, नक्षत्र देखिए इसमें सबसे पहले साइन है। एक राशि में एक राशि में देखिए ये राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, तो ये सारे सिग्निफाई किए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। तो ये अश्विनी नक्षत्र, भरनी, कृतिका, सारे 27 नक्षत्र यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, मेंशन किए हैं, ठीक है, रेवती तक। तो 12 जोडियाक साइन में 27 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र में 4 पद आते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 4 पदा लिखे हैं नक्षत्र के, ठीक है। तो किसी नक्षत्र का एक ही, क्योंकि पूरे एक राशि में देखोगे 9 चरण आएंगे, सारे नक्षत्र मिलके 3 नक्षत्र आते यूजुअली। तो 3 नक्षत्र के 2 नक्षत्र के पूरे चरण आएंगे और एक नक्षत्र का एक ही चरण आएगा, ऐसे मिला के 9 चरण आएंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले ये नोटिस कर लिया आपने, ये टेबल पहले समझ लीजिए क्या है, ये नक्षत्र है ना। ये नक्षत्र है, ये उसके पदार्थ है, ये डिग्रीज है, डिग्री के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। ये लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र है, यानी अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु है, भरनी का वीनस है, कृतिका का सन है, ये भी यहाँ पे सेम कृतिका का चरण आता है, ये तौरस राशि में आता है, ठीक है। ये कृतिका नक्षत्र लॉर्ड तो एक ही है। तो ये नक्षत्र के लॉर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे रेवती तक नक्षत्र के लॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए क्या देखना है, हर नक्षत्र का एक एनिमल है स्पेसिफिक। जैसे अश्विनी नक्षत्र का हॉर्स है, भरनी नक्षत्र का एलिफेंट है, कृतिका का गोट है, रोहिणी का सरपंट है, ऐसे हर नक्षत्र के एनिमल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ मैं जैसे टाइम देता हूँ आपको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। देखिए ये देखिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद निकाल लिया, फिर नीचे यहाँ से आगे, हाँ, यहाँ से अब आप नीचे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए पॉज करके वीडियो, है ना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे फिर से यहाँ से आगे, हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अभी देखिए। सॉरी। हाँ, अभी देखिए इसमें हर एक बर्ड, देखिए एनिमल भी है, बर्ड भी है, वनस्पति भी है। इसमें से आपको क्या देखना है, आपका विनस अभी इनका भरणी नक्षत्र में था, ठीक है। तो भरणी नक्षत्र में था, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको यूटिलाइज करनी है अपने लाइफ में, यूज करनी है, यूज में लानी है। अब कैसे लाओगे, जैसे भरणी नक्षत्र का सिंबल क्या है, एनिमल सिंबल है एलिफेंट, बर्ड क्या है क्रो, वनस्पति क्या है आंवला। तीनों चाहे तो तीनों भी कर सकते हो, चाहे इसका ऑब्जेक्ट आप जैसे एलिफेंट दिखाया लिखा है यहाँ पे एनिमल सिंबल, ठीक है। तो भरणी नक्षत्र का लॉर्ड वीनस है। अब आप क्या कर सकते हो, एक पेपर लेके व्हाइट व्हाइट या व्हाइट जो स्केच पेन आता है, ठीक है, व्हाइट स्केच पेन से आप एलिफेंट का सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हो अपने एक पेपर पे। और जो वीनस की जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वहां पे जाके वो पिक्चर, वो स्केच आपने खुद से हाथ से निकाला हुआ आप वहां पे चिपका सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो आप दूसरी चीज देखो, बर्ड है क्रो, तो अब चाहे तो इसका वॉलपेपर भी रख सकते हो अपने मोबाइल में। अब ये नहीं करना है तो वनस्पति देखिए आंवला है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्री है, वनस्पति जो है, जैसे आंवला आप डाइट में अपने इंक्लूड कर सकते हो, आंवला खा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो एलिमेंट्स है बॉडी में, जैसे जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है किसी का, देखिए ये तो चाहे आप आंवला का पेड़ भी अपने आसपास घर में लगा सकते हो, चाहे इसके बीज लेके आप इसको पेड़ को खुद लगा सकते हो, इसकी देखभाल कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो उसके बीज। या आंवला पाउडर आप कैरी कर सकते हो साथ में, आप उसको इकली आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो। ये तो चाहे आप तीनों एलिमेंट ऐड कर सकते हो, क्रोज को फीड कर सकते हो, ठीक है। क्रोज वैसे भी एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे ना एंसेस्ट्रल जो कर्सेस है वो भी दूर हो जाएंगे। एलिफेंट का सिंबल कैरी कर सकते हो, जैसे विनस क्या है, विनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो चाहे आप एलिफेंट लेके आओ, ठीक है। और आपके घर में जो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्ट आप कैरी जो भी लेके आए हो, ठीक है, आपको गिफ्ट शॉपिंग में वगैरह वो मिल जाएंगे, ठीक है। जो तो आप क्या कर सकते हो, लेके आके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो अपने घर में। अब ये तो हो गए एक मेथड।
अब उसमें भी आपने ना हर एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसमें भी आप दूसरा इसके यूटिलाइजेशन कैसा हम देख लेते हैं चार्ट में। अब किसी का ना इसको अगर दोनों तरीके से कैसे यूज करना है हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देख हाँ, तो आपको पहले फर्स्ट आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो नोट करना है क्या है। इनके केस में मंगल है, मार्स। मार्स इनका असेंडेंट लॉर्ड है, सेवेंथ लॉर्ड वीनस है। तो असेंडेंट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का नक्षत्र नोट करना है। तो असेंडेंट लॉर्ड जो है इनका मार्स धनिष्ठा नक्षत्र में है, खुद के ही नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, मार्स खुद है। सेवेंथ लॉर्ड इनका विनस जैसे भरनी नक्षत्र में है। तो आपको क्या देखना है फिर से, असेंडेंट लॉर्ड मार्स, मार्स धनिष्ठा नक्षत्र का सिंबल क्या है वो तो देखेंगे हम। इसका रीजन मैं लॉजिक बता देता हूँ पहले। फर्स्ट हाउस यानी आप खुद, ठीक है। सेवेंथ हाउस यानी आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी होने वाली है। तो शादी तो एक इंसान करेगा नहीं, तो दोनों का यूनिफिकेशन, ठीक है। मैरिज क्या है, मैरिज का डेफिनेशन ही है यूनिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों जब मिलती है तभी जाके यूनियन होता है ना। तो आपको फर्स्ट लॉर्ड यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी कंसिडर करना है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी कंसिडर करना है, ये दोनों के नक्षत्र नोट करने हैं और आ जाना है इस चार्ट में, ठीक है। तो आपको इस चार्ट में आ जाओगे तो फिर से इनका धनिष्ठा नक्षत्र में, तो धनिष्ठा नक्षत्र कहाँ पे है, यहाँ पे सर्च करना है आपको। धनिष्ठा कहाँ पे दिखा है, वैसे कैप्रिकॉन में आता है धनिष्ठा, ठीक है। उसका एक पदा इसमें भी आता है। तो इनका कैप्रिकॉन में है, कैप्रिकॉन में है तो कैप्रिकॉन में देखिए इधर 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 चरण लिखे हैं, ठीक है, नक्षत्र के चरण है। तो इनका यानी कैप्रिकॉन में दो चरण आते हैं। तो इनका कैप्रिकॉन में है तो धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पे आ गया कैप्रिकॉन राशि में। तो इधर से आपको देखना है, इसका लॉर्ड मार्स है। एनिमल सिंबल क्या है, फीमेल लायन है, ठीक है। और बर्ड का जो सिंबल है वो पिकॉक है। और जो वनस्पति है वो शमी है, शमी का पेड़ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रेमेडीज क्या है, आपको तीनों में से तीनों भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ये तीनों में से कोई एक भी यूज किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब मार्स की डायरेक्शन क्या है, साउथ, और विनस की डायरेक्शन क्या थी, साउथ ईस्ट। तो इस केस में क्या कर सकते हो, अगर ये यहाँ पे डायरेक्शन भी कंसिडर नहीं किया तो भी चलेगा, आपको ये दोनों में से कंपेयर करना है, इनको यूनियन में लाना है यानी यूनाइट करना है। जैसे फीमेल लायन इसका एनिमल सिंबल है, तो भरनी का एनिमल सिंबल क्या था, एलिफेंट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को ना एक दूसरे के साथ रखना है। यानी एक तो आप एनिमल सिंबल एक दूसरे के साथ रख सकते हो, चाहे बर्ड के जो सिंबल है, यहाँ पे क्रो है, तो धनिष्ठा का क्या है, धनिष्ठा का देखिए, धनिष्ठा का यहाँ पे है ना, धनिष्ठा का पिकॉक है यानी मोर। तो क्रो और मोर के जो ऑब्जेक्ट है आप लेके आ सकते हो, नहीं तो जो आप खुद स्केच पेन से पेंट करके, जैसे यहाँ पे मार्स का कलर क्या है, रेड, रेड, रेड कलर का आप पिकॉक ड्रॉ कर सकते हो। और उसको आप जो उसका जो कलर था विनस का, व्हाइट या ओपल व्हाइट कलर से आप ड्रॉ कर सकते हो क्रो को। तो ये दोनों ड्रॉ करके आप पिक्चर दोनों साथ में कैरी कर सकते हो, या दोनों पेज पे, जैसे बुक आती है ना, दोनों साइड के पेज पे, एक पेज पे आप क्रो ड्रॉ करो, एक पेज पे आप पिकॉक ड्रॉ करो। तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक दोनों रेमेडी, दोनों को साथ में अलाइन करना है, यूनियन में लाना है, दोनों को साथ में आप रखना ऑब्जेक्ट। अगर ये बर्ड का नहीं करना है तो पेड़ का देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए बरनी में आंवला का पेड़ था, यहाँ पे कौन सा पेड़ है, वनस्पति है, देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन में धनिष्ठा नक्षत्र में वनस्पति है शमी। तो शमी का पेड़ आप लाके इन दोनों पेड़ को साथ में आप प्लांट कर सकते हो या खुद लगा सकते हो, या दोनों की वनस्पति आयुर्वेदिक में अगर कोई मिलता होगा, पाउडर मिलता होगा इन दोनों वनस्पति का, दोनों पाउडर को मिक्स करके आपको पीना है, ठीक है। ये एक हो गई एक रेमेडी। तो ये रेमेडी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये रेमेडी इसलिए बताई मैंने, जो सबसे पहली जो रेमेडी बताई थी मंदिर में जाके वो करना है, उससे हमारे एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। जो फ्लूइड है ना, जो हम जल चढ़ा रहे हैं, जो पांच अमृत यानी पंचामृत क्या है, पांच अमृत, ठीक है, जो हमारे फाइव एलिमेंट्स को सिग्निफाई करते हैं, है ना। तो उसको हम पहले हमारे बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस है उसको, जब आपके वो फाइव एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे, पंचामृत यानी आपके फाइव एलिमेंट्स को सिग्निफाई करता है, तो वो क्या करेगा, आपको नेचर के साथ अलाइन करेगा, क्योंकि नेचर में भी वो सेम एलिमेंट है, अर्थ एयर वाटर फायर इधर। तो वो सेम एलिमेंट आप अगर बैलेंस करते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग सही हो सकता है ना, सही टाइम पे सही चीज हो सकती है।
तो वो एक तरीके से आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे दूर करता है ना। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको स्टेबल करता है। तो ये रेमेडी कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे तो उससे आपके डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर होते हैं। तो वो ओवरऑल आपके वेलबींग के लिए ही है ना। तो उसमें जो भी फ्लूइड्स चढ़ा रहे हैं हमारे बॉडी में, क्या है, सबसे ज्यादा फ्लूइड्स है, वाटर है ना, जो हमारे इमोशनल हेल्थ को कैरी करता है। तो वो जो भी है, जो और जो भी फ्लूइड्स हम ऑफर कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा इमोशंस बैलेंस हो रहा है। क्योंकि अगर पंचांग में भी देखोगे आप, पंचांग में भी तिथि जो है तो वो तिथि वाटर एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस ही बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे डिसीजन मेकिंग गलत हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इमोशनल साइड हमको बैलेंस करना है, तभी जाके हमारे डिसीजन मेकिंग सही होंगे। लाइफ के मैक्सिमम हर्डल जो है वो वैसे ही दूर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ सकती है। क्योंकि अदरवाइज अगर इमोशनली आप हील नहीं हो तो हो सकता है आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, हमेशा कंफ्यूज्ड हो आप, है ना। तो एक डायरेक्शन मिलने के लिए आपका वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा बैलेंस होना चाहिए, जो कि इस रेमेडी से वो होगा, ठीक है। तो और हम बाकी मंदिर में भी क्यों जाते हैं, मंदिर में तो हम हमारे एलिमेंट बैलेंस करने के लिए ही जा रहे हैं ना। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम कुछ नहीं, वहां पे सब जो द्रविड़ शैली है, ऐसे शैली से मंदिर बने हैं। तो वो एक काइंड ऑफ मंदिर यानी यंत्र है। वहां पे एनर्जी सेंट्रलाइज होती है, तो वहां पे तो हर किसी ने मेडिटेट करना चाहिए वैसे तो मेडिटेशन हर किसी को सूट नहीं करता, यानी कर नहीं पाता कोई, यानी टेक्निक्स नहीं पता। मेडिटेशन यानी सिर्फ आंख बंद करना मेडिटेशन नहीं होता है, ठीक है। काफी लोग नहीं कर पाते, इसलिए मंदिर जो है वहां पे सारी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड होती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या है ना, आप फोकस कर पाते हो, मेडिटेट कर सकते हो वहां पे बैठ के। तो इसलिए जो पुराने लोग हैं ना, पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी देर बोलते थे कि थोड़ी देर बैठना चाहिए वहां पे, है ना, ध्यान लगाना चाहिए आंख बंद करके। तो इसीलिए है वो मेडिटेशन का सेंटर है। और जो भी वहां पे शिव पिंडी है वो वहां पे एनर्जी सेंट्रलाइज्ड होती है ना। वो प्योर फॉर्म है मस्कुलिन और फेमिनाइन का यूनियन इस होने के लिए, इसलिए वहां पे जाने से मैक्सिमम लोगों के रिलेशनशिप हील होते हैं। वहां पे सिंपल दूध चढ़ाने से ही बहुत सारी मुश्किलें आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो एलिमेंट का कंसेप्ट है ना। वहां पे सेंट्रलाइज्ड होती है एनर्जीज। तो वहां पे आप सारे एलिमेंट ऑफर कर रहे हो, फूल भी ऑफर कर रहे हो, वाटर भी चढ़ा रहे हो, दिया भी लगाओगे तो फायर एलिमेंट भी बैलेंस होगा, है ना। धूप अगरबत्ती लगाओगे तो आपका एयर एलिमेंट वैसे ही बैलेंस होगा। बैठोगे प्राणायाम करोगे पूजा करने से पहले आपका तब भी एयर एलिमेंट बैलेंस होगा, है ना। धुआं जो जा रहा है वो स्पेस में जा रहा है, स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। तो अर्थ एयर वाटर फायर इधर सारे एलिमेंट वैसे ही बैलेंस हो रहे हैं। तो पूजा एलिमेंट की होती है ना। और वो भी एक यंत्र काइंड ऑफ शेप है, उसमें भी मैं आगे समझाऊंगा आगे। आगे देखिए, मैंने ये ट्रायंगल जो है इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या सिग्निफाई करता है ये मैं आखिरी में समझाऊंगा आपको, है ना। तो ये हो गया पंचामृत अभिषेक वाली रेमेडी। ये तो हो गया, ये तो बाकी जो बताई मैंने चार्ट में आपको, ये ये भी सबसे बढ़िया रेमेडी है। ये तो आपको पहले करनी चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट जो है, जो एनिमल्स है, एक आपका पर्सनल रिलेशन पहले फिट होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि ये नक्षत्र बेस्ड रेमेडी है, दोनों भी जो रेमेडीज है ना वो आपके बर्थ, जो विनस जिस नक्षत्र में है उसके बेस पे है, जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है। और सेकेंडली जो मैंने बताई अभी रेमेडी, जो फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड, यानी फर्स्ट लॉर्ड यानी आप खुद और सेवेंथ लॉर्ड यानी आपका फ्यूचर पार्टनर। तो दोनों को यूनिफिकेशन के लिए, ये दोनों एनर्जी मैनिफेस्ट करने के लिए इन दोनों के जो नक्षत्राज है, उनके जो एनिमल सिंबल है, या वनस्पति है, या बर्ड सिंबल है, इनको पहले आपको यूनाइट करना है, ठीक है। और ये 6 या 1 साल के अंदर अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कंसिस्टेंट रहना है और फेथ रख के रेमेडी करोगे कोई भी, तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो रेमेडीज तो वैसे करना नहीं चाहिए, करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो नेचर ने दिया है एज इट इज वैसे एक्सेप्ट करोगे। अगर एक्सेप्टेंस में आओगे तो आपको वैसे कुछ जरूरत नहीं है रेमेडी की। लेकिन लोगों को क्या है ना, शॉर्टकट लेना है लोगों को कोई ना कोई ज्यादा समझ लीजिए किसी का ऐसा प्रारब्ध रहता है हैवी, तो वो झेल नहीं पा रहा है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को जो नेचर ने उसको ऑलरेडी गिफ्ट दिया है। तो वो उसको प्रॉब्लम कंसिडर करके वो समझ रहा है कि मैं इससे निकलने के लिए रेमेडी करूँ या इससे मैं छुटकारा पा लूँ, तो वो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा है। तो रेमेडीज वो करता है जिसको उसका जो भी प्रारब्ध है वो झेलना नहीं है ना। यानी उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है, पेशेंस नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करके झेल पाए। इसलिए कोई ना कोई लोग रेमेडी करते रहते हैं।
रेमेडी करना खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर करते ही नहीं हो और एक्सेप्टेंस में आते हो, अगर पूरे अंदर से इनसाइड आउट अगर आप एक्सेप्टेंस में आते हो, तो उससे बढ़िया रेमेडी कोई है नहीं। क्योंकि एक्सेप्टेंस में आओगे तो उससे ज्यादा मानसिक शांति कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। जो दिया है वो अगर एज इट इज आप एक्सेप्ट करते हो, तो सारी चीजें वैसे बेहतर होती है। लेकिन वो कर नहीं पाते लोग, बोलने से होता नहीं है, बोलने से सिर्फ इतना इजी नहीं है, इसलिए लोग कर नहीं पाते, इसलिए इधर उधर की रेमेडीज करते हैं, है ना। आइए अब दो तीन एग्जाम्पल में एग्जाम्पल चार्ट्स और लेते हैं और उसमें भी लगा के देखते हैं ये सेम रूल ठीक है। अब देखिए सेकंड में ये एम के जी का चार्ट है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5 अगस्त 1997। मैं इनका चार्ट ओपन करके रख। अब एम के जी के चार्ट में देखिए विनस किस नक्षत्र में है। सबसे पहले देखिए विनस किस नक्षत्र में है, वो देखिए। विनस है इनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। ठीक है, इनका भी विनस अपने ही नक्षत्र में है। विनस विनस के ही नक्षत्र में है, तो आपको देखना है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो जैसे मैंने ये मेथड बताई है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। भरनी नक्षत्र की जगह आपको सिर्फ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सर्च करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको सर्च करना है यहाँ पे। तो जो भी डेट्स निकलेगी, ये दृक पंचांग है, दृक पंचांग पहले लिखना है, फिर यहाँ पे 2026 ऐसे लिखना है आगे, 2026 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र डेट। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेट जितनी भी है आपको हर मंथ की डेट साल भर की मिल जाएगी यहाँ पे। तो जो मैंने पंचामृत वाली बताई, तो आपके हर एक नक्षत्र के लिए ये रेमेडीज यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, ताकि ये सबसे इजी है ये देखने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये ऑनलाइन बताया, क्योंकि हर किसी को पंचांग नहीं पता कर सकता कोई, तो ये सबसे इजी मेथड है पता करने के लिए, है ना। तो आपका पूर्वा फाल्गुनी आपने देख लिया, तो वो सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको रेमेडी करनी है। उसके बाद एसेंडेंट लॉर्ड देखना है, सन किस नक्षत्र में है। सन देखना है अश्लेषा नक्षत्र में। और देखिए यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न किस नक्षत्र में है। सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है रेवती नक्षत्र में। और देखिए इसको अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले अश्लेषा नक्षत्र देखना है। एसेंडेंट लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र आता है कैंसर राशि में। ठीक है, ये देखिए अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। ठीक है, इसका एनिमल सिंबल है फीमेल कैट। मेल कैट फीमेल कैट दोनों, वैसे फीमेल कैट ही कंसिडर करो, मेल कैट भी कंसिडर कर सकते हो। फीमेल ये गलती से हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मेल कैट वैसे है यूजुअली। ठीक है, यहाँ पे मेल कैट है, फीमेल नहीं है। ठीक है, इसका एनिमल सिंबल है मेल कैट। और जो बर्ड है वो ऑल है ना। और ब्लू स्पैरो है। ठीक है, ये बर्ड है इस नक्षत्र से कनेक्टेड। और जो पेड़ है, जो वनस्पति है, वो नाग केसर करके आता है। इसके आप सीड भी कैरी कर सकते हो, यानी जो सीड आते हैं प्लांट्स के, ये सीड आपके पास रख सकते हो। आप जहाँ पे बैठते हो, आप जहाँ पे काम करते हो, उसमें आप रख सकते हो सीड, अपने पास रख सकते हो। ठीक है, या फिर इसका पाउडर वगैरह आता होगा, वो आप अपने पास कैरी कर सकते हो। या फिर ये बर्ड से रिलेटेड सिंबल अपने पास कैरी कर सकते हो। या फिर एनिमल रिलेटेड सिंबल या ऑब्जेक्ट आपके पास कैरी कर सकते हो। या ये एनिमल सिंबल आप खुद ड्रॉ करके, जैसे प्लेनेट देखना है कौन सा है, मर्क्यूरी ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रीन कलर से आपको ड्रॉ करना है। ग्रीन स्केच पेन से आपको मेल कैट ड्रॉ करना है, कैट का सिंबल या ब्लू स्पैरो वगैरह का सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल ड्रॉ करके अपने पास कैरी करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका असेंडेंट लॉर्ड ले लिया हमने, कंसिडर कर लिया। उसके बाद सेवेंथ लॉर्ड देखिए किस नक्षत्र में है, सैटर्न। सैटर्न रेवती नक्षत्र में है, तो सबसे लास्ट नक्षत्र जो है वो रेवती है। तो वो देख लेते हैं, सबसे आखिरी में रेवती नक्षत्र में है ना। ये देखिए पाइसिस मीन राशि में आता है रेवती नक्षत्र। इसका सिंबल, इसका भी लॉर्ड मर्क्यूरी है। ठीक है, इनका एसेंडेंट लॉर्ड भी मर्क्यूरी के नक्षत्र में है और सेवेंथ लॉर्ड भी मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। तो देखिए इनके केस में इनका सेवेंथ लॉर्ड का जो सिंबल है फीमेल फीमेल एलिफेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो केस्ट्रल करके एक ये आता है ना। ये आज थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा है केस्ट्रल, तो ये बर्ड आपको सर्च करके निकाल लेना है। ठीक है, एक महुआ करके पेड़ आता है ना, तो वो भी आप वनस्पति निकाल सकते हो। तो इन दोनों को क्या करना है, फीमेल एलिफेंट जैसे, अगर ये अगर नहीं करना है तो एनिमल सिंबल ही आपको ड्रॉ करके एक साथ रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। या फिर दोनों क्या कर सकते हो आप, दोनों अलग अलग पेज पे एनिमल सिंबल ड्रॉ कर लिए, फिर एक सेलो टेप लेके दोनों को ग्लू से चिपका सकते हो, नहीं तो सेलो टेप से कनेक्ट कर सकते हो। ये भी एक रेमेडी है।
और उसको अपने पास रख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर ऑब्जेक्ट मिलते हैं, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसे मिलते हैं बाजार से जाके, आप दुकान से, किसी जनरल स्टोर से, गिफ्ट शॉपी से वगैरह, वहां से खरीद के, जैसे फीमेल एलिफेंट वगैरह एलिफेंट, आप वो ऑब्जेक्ट खरीद के, और यहाँ पे सेकेंडली देखिए कहाँ है, कौन सा था, अश्लेषा नक्षत्र था ना। तो अश्लेषा नक्षत्र असेंडेंट लॉर्ड आपका, देखिए अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल क्या था, मेल कैट, है ना। तो मेल कैट आप मेल कैट का भी एक ऑब्जेक्ट आप ला सकते हो और उन दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में रख सकते हो, ठीक है। और यूजुअली ये मैरिज की रेमेडी है, तो आपके घर में जो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, वो विनस को सिग्निफाई करती है। तो ये जो दोनों मैं यूनियन में रखने की जो रेमेडी बता रहा हूँ, जो साथ में रखने की रेमेडी बता रहा हूँ, तो खास करके आपको ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो उस डायरेक्शन में आपको ये दोनों जोड़ी में पेयर में रखना है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, ये नक्षत्र बेस्ड रेमेडी है, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है ना। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी रेमेडीज है, ग्राफोलॉजिकल रेमेडीज भी है, उसमें हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल, सेकंड चार्ट की तरफ देखते हैं। अभी किसका चार्ट है, देवयानी जी का चार्ट है, ठीक है। तो देवयानी जी का भी चार्ट हम ओपन करके रखते हैं, 2 मिनट। हाँ, तो देखिए ये देवयानी जी का चार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले विनस देखना है किस नक्षत्र में, विनस किस नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में। तो सेम अप्लाई करना है, यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में जाना है, ये सेम रूल देखना है। वो स्वाति नक्षत्र ढूंढ के डेट्स निकाल के उस डेट्स पे पंचामृत अभिषेक करना है। और उसके अलावा भी आप मंडे और फ्राइडे को भी ये रेमेडी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो लघु रुद्राभिषेक या रुद्राभिषेक करना चाहिए इन डेट्स को, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं रहता, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ पंचामृत अभिषेक से भी काम चल जाएगा, ठीक है। बस रेमेडी करना है, फेथ रख के करना है, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा कॉस्टली रेमेडी भी नहीं है, बहुत इजी रेमेडी है, इजी टू डू रेमेडी है, कोई भी कर सकता है ना। तो इनका स्वाति नक्षत्र में, तो स्वाति नक्षत्र सर्च करके आपको डेट्स निकाल के वो रेमेडी करनी है परफॉर्म। सेकेंडली देखना है फर्स्ट लॉर्ड किस नक्षत्र में, सैटर्न। सैटर्न देखना है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, सैटर्न अपने ही नक्षत्र में। सेवेंथ लॉर्ड देखिए सन किस नक्षत्र में, अनुराधा, सैटर्न के नक्षत्र में। तो पहले इन दोनों के सिंबल देखने हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक। असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न उत्तरा भाद्रपदा, वो मीन राशि में आता है, ठीक है। उत्तरा भाद्रपदा देखिए मीन राशि में आता है। उत्तरा भाद्रपदा का एनिमल सिंबल कौन है, काऊ, ठीक है, यानी गाय। कोट्टन करके एक पंछी बर्ड आता है वो, और नीम का पेड़, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया। ये चाहे आप ड्रॉ करो काऊ का सिंबल, सिंपली ड्रॉ करो। सैटर्न है तो ब्लैक कलर से ड्रॉ करो, सैटर्न का कलर ब्लैक है तो ब्लैक कलर के स्केच पेन से व्हाइट पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। या फिर आप वो बर्ड का सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, या नीम का पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। नीम का पेड़ लगा सकते हो, नीम का आप कुछ भी, यानी नीम का जूस हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ये अपने डाइट में खाने में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कुछ, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये एलिमेंट बैलेंस करेंगे। अगर आपके बॉडी में वो पर्टिकुलर एलिमेंट तत्व का इम्बैलेंस है, तो ये इम्बैलेंस दूर करते हैं, ब्लॉकेजेस दूर करते हैं, ठीक है। तो ये रेमेडीज इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड बॉडी सोल इन तीनों को अलाइन करने के लिए ये रेमेडीज की जाती है, तब जाके कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर आपको देखना है, सेवेंथ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है, तो सेवेंथ लॉर्ड का नक्षत्र उठा के सेवेंथ लॉर्ड रिलेटेड चीजों को, जो भी ब्लॉकेजेस होंगी उस नक्षत्र से रिलेटेड, जो भी प्लांट या बर्ड या एनिमल सिग्निफाई करता है, उसको आप यूटिलाइज करके उसको, तो इस तरीके से आप अपने जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ना नक्षत्र बेस्ड रेमेडी है, सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। और आपको फेथ रख के करना है। बहुत सारी रेमेडीज है, और भी इतनी सारी रेमेडीज है करने के लिए, लेकिन सारी रेमेडीज नहीं करनी है। ये मैंने दोनों रेमेडीज जो काम करते हैं वही रेमेडीज बता रहा हूँ, ठीक है। वो करोगे, फेथ रख के करोगे, तो सीरियसली काम करेगी ये रेमेडीज, है ना। तो जनरल रेमेडीज बताने के लिए तो बहुत है, बाकी रेमेडीज भी है। जैसे आप हर शुक्रवार के शुक्रवार को सिर्फ राइस में दही मिला के, जो स्वीट जो कर्ड आता है, उसको आप दही मिला के राइस में, या थोड़ी शुगर मिला के, आप हर फ्राइडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में
मॉर्निंग में जो हो रहा रहता है शुक्रवार को, हर प्लैनेट का, हर वार को, हर प्लैनेट का उस दिन हो रहा रहता है। जैसे शुक्रवार को शुक्र का हो रहा रहेगा सुबह 6 से लेके 7 बजे के बीच। उस हो रहा में गाय को आप खिला सकते हो। तो वो जो राइस और ये है ना, दही मिक्स करके, शक्कर मिक्स करके, तो वो एक फ्राइडे की रेमेडी है, लेकिन ये जनरलाइज रेमेडी है। लेकिन आप अगर नक्षत्र बेस्ड रेमेडी करते हो, उसमें लॉजिक भी है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है। ठीक है। अब उसका हम चलिए अभी नेक्स्ट स्टार्ट, उसके बाद ना हमको ये भी डिस्कस करना है इसका मीनिंग क्या है ना, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल किसका था? हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल ने इनका क्वेश्चन था कि स्पाउस कहाँ मिल सकता है। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। बाकी एग्जांपल में मैंने तीनों चार्ट में रेमेडीज बता दी एज ए एग्जांपल चार्ट लेके। तो आप अपने चार्ट पे सेम रूल अप्लाई करके देखिए। चार्ट मैंने ऑलरेडी दिया है, अपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा शुरुआत में, तो आप देख सकते हो उसके बाद, है ना, चेक करके। मैंने रूल बता दिया, मेथड बता दी कैसे देखना है, फिर आप लगा के अप्लाई करो और उस हिसाब से यूज करो। कुछ भी यूज कर सकते हो। प्लांट का आप पाउडर हो गया, जैसे लगाना हो गया खुद, या दोनों प्लांट आप खुद एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, दोनों को साथ में लगा सकते हो। उन प्लांट को एक ही पॉट में दोनों प्लांट को लगा सकते हो। जो आपका फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड जिस नक्षत्र में है, दोनों प्लांट को एक ही साथ लगा सकते हो। जैसे जो बर्ड का सिंबल है, वो दोनों बर्ड को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। यानी जो डायरेक्शन है, जो मैरिज के लिए हम देख रहे हैं ना रेमेडी, तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जाके रख सकते हो। ठीक है, या अपने पास कैरी कर सकते हो, जहाँ पे आप ज्यादातर बैठते हो वहां पे कैरी कर सकते हो। जो सिंबल है उस कलर से, जो प्लैनेट है, जैसे जुपिटर है तो येलो कलर, सैटर्न है तो ब्लैक कलर, मर्क्यूरी है तो ग्रीन कलर, केतु है तो ब्राउन कलर, राहु भी है तो जो ग्रे कलर, वीनस है तो व्हाइट कलर, ओपल व्हाइट कलर, है ना, ऑफ व्हाइट हो गया। सन है तो ऑरेंज कलर हो गया। मून है तो मून भी व्हाइट कलर, मार्स है तो रेड। ठीक है। तो ऐसे प्लैनेट के कलर्स है, तो ये कलर से जो भी नक्षत्र आ रहा है उसका जो लॉर्ड देखना है, उसका उस प्लैनेट का जो भी लॉर्ड है, जो उस नक्षत्र का जो भी प्लैनेट लॉर्ड है, उस प्लैनेट का कलर यूज करके ये सिंबल ड्रॉ करने हैं। और ये सिंबल ड्रॉ करके इसको आप अपने पास रख सकते हो। दोनों सिंबल को आप जोड़ सकते हो, या एक बाजू के एक ही पेज पे दोनों साइड बाय साइड ड्रॉ कर सकते हो। प्लांट जो है, तो प्लांट आप एक ही पॉट में दोनों प्लांट लगा सकते हो, या फिर इनका पाउडर यूज कर सकते हो। दोनों पाउडर मिक्स करके आप पी सकते हो, अगर आयुर्वेदिक शॉप में मिलते हैं तो, अवेलेबल है तो आपके हिसाब से जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने से पहले हम ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ये अपवर्ड ट्रायंगल दिख रहा है, इसको हम फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस से ट्राइन बोलते हैं ना कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में। जो ये हमारा फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, तो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है, तो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है, ये हमारा धर्म त्रिकोण है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मस्कुलाइन ट्रेट्स। ये जो ट्रायंगल है, ये मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है, थर्ड, सेवेंथ, इलेवेंथ, यानी थर्ड, सेवेंथ, इलेवेंथ, ये कामा हाउसेस है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, ये काम त्रिकोण है। ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, तो ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है, ये फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को ओवरलैप करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को ओवरलैप करोगे, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? यूनियन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, यानी यूनियन ऑफ बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। तो देखिए ये क्या सिग्निफाई करते हैं, इसका इसका लॉजिक भी दूसरा क्या है, अगर आप देखोगे, तो ये हमारे बॉडी में चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो लोअर चक्रास है, ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है ना, ये हमारे लोअर चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है, ये हमारे अपवर्ड चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे? जैसे टोटल 7 चक्रास है, जो ये डाउनवर्ड ट्रायंगल है ना, तो ये सबसे जो नीचे वाला चक्र है, जिसको हम मूलाधार बोलते हैं, यानी रूट चक्रा, ये थर्ड हाउस है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्रा जिसको हम बोलते हैं, वो सेवेंथ हाउस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जेनाइटल्स है, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स है, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, इसलिए सेवेंथ हाउस सेक्सुअल यूनियन को दिखाता है ना। उसके बाद जो है लास्ट
डाउनवर्ड चक्रा में आता है सोलर प्लेक्सस। ये मैनिफेस्टेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, सोलर प्लेक्सस, जिसको हम मणिपुर चक्रा बोलते हैं, जो नाभि के पास रहता है। तो ये मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, ये मैनिफेस्ट करने की, इसलिए ये 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का है ना। यहाँ से नई चीजें शुरुआत होती है। थर्ड हाउस इनिशिएशन का है, तो मूलाधार से शुरुआत होती है। तो मूलाधार सबसे जो बेस है, तो वो मूलाधार है। तो थर्ड हाउस मूलाधार एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सेवेंथ हाउस आपके सैक्रल चक्रा, आपके सेक्सुअल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। और 11th हाउस यानी जो काम त्रिकोण का लास्ट त्रिकोण है, जो ट्राइन है, वो आपके मैनिफेस्टेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, जो मणिपुर चक्र है। अब ये सेम अपवर्ड चक्र कौन से है, अपवर्ड देखोगे तो ये सहस्रार चक्र है, ठीक है, ये सहस्रार चक्र है। और जो फिफ्थ हाउस है वो फोकस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो है ये थर्ड आई चक्र है। और इसके बाद आओगे नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपका विशुद्धि चक्र है, ठीक है, क्योंकि विशुद्धि यानी क्या, विशुद्ध नाइन्थ हाउस सरस्वती को भी रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस उसका, सेकंड हाउस वैसे सरस्वती को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नाइन्थ हाउस विजडम का है, ठीक है। तो जो विशुद्धि चक्र है वो नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों को यूनियन में मिलाने का, जो न्यूट्रल न्यूट्रल जो फैक्टर है उनको मिलाने का काम, यूनाइट करने का काम हार्ट चक्र है, जो बीच में आता है, ठीक है। जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना रहती है ना, जो सुषुम्ना नाड़ी है, जैसे दोनों को जोड़ती है, तो ये सेम कंसेप्ट आप इधर भी लगा सकते हो। जैसे जो हार्ट चक्र है, इन दोनों तीन अपवर्ड चक्र, जो अपवर्ड चक्र जो है और जो डाउनवर्ड चक्र है, इनको बैलेंस करने का काम करती है। तो ये जो अपवर्ड ट्रायंगल है ना, तो ये मस्कुलाइन है, और ये डाउनवर्ड ट्रायंगल है वो फेमिनाइन है। तो दोनों का यूनियन दिखाता है ये ट्रायंगल, ठीक है। वो कुंडली में शेप भी देखिए क्या है। अगर इसको आप देखोगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे इन दोनों ट्रायंगल पे, तो ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है ये। तो हर किसी इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज है, मस्कुलाइन भी है, फेमिनाइन भी है। तो किसी के अंदर कोई भी डोमिनेंट हो सकता है, कोई लड़का लड़की के जैसा भी बिहेव कर सकता है, कोई लड़की अगर प्री डोमिनेंट उसका मस्कुलाइन ट्रेट है, तो मस्कुलाइन ट्रेट यानी मस्कुलिनिटी की जैसे, यानी टॉम बॉयज नेचर के जैसा भी बिहेव कर सकती है। तो दोनों ट्रेड्स है, वो देखना है। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस अगर सही नहीं है, अगर लेट से आपके ये हाउसेस, ये ट्राइनल हाउसेस गड़बड़ है, तो बहुत डिफिकल्टीज जाती है लोगों को मैरिज होने में या इन चीजों में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाउसेस है ना, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये हाउसेस अगर बहुत डैमेज है किसी के चार्ट में, कुंडली में, तो मैरिज होने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर किसी के चार्ट में बहुत ज्यादा अच्छे बैठे हैं प्लैनेट्स इन हाउसेस में, बाकी ये जो लोग बोलते हैं ना, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, और ये सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस बहुत मैलिफिक है, लेकिन नहीं, ये अगर ये हाउसेस अगर बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है, तो ये उतनी ही ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं आपको। जैसे नाइन्थ हाउस लोग बोलते हैं कि भाग्य का है ना, फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वही नाइन्थ हाउस में अगर मैक्सिमम प्लेनेट आके जाके बैठ जाए, तो उतना ही ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं मैरिज होने में। क्यों? क्योंकि इन जनरल आप फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस देखोगे तो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, सेवेंथ हाउस से थर्ड आता है नाइन्थ हाउस, यानी सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज है, स्पाउस है ना, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैरिज का हाउस है, तो ये मैरिज का स्ट्रगल नाइन्थ हाउस दिखाता है। तो मैरिज से थर्ड हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस। अगर किसी का नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो उसको उतनी ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है मैरिज होने में। मैरिज होने में तकलीफ हो सकती है जिसके थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा प्लैनेट हो, बहुत ज्यादा अगर प्रोमिनेंट हो जाए नाइन्थ हाउस आपके चार्ट में। तो ये भी है कि इसका लॉजिक है ना। इसमें और ज्यादा डीप जाना है तो और जैसे जो चार पुरुषार्थ दिए है ना, चार पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये आपको कुंडली में ही दिख जाएंगे। धर्म यानी कौन सा, ये ट्राइन, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, ये धर्म त्रिकोण है। और उसके बाद क्या, धर्म त्रिकोण में क्या होता है, आप पैदा होते हो, आप उसके बाद बर्थ लेते हो, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके फादर है, फादर का फ्यूचर आप हो, यानी आप खुद फर्स्ट हाउस, आपका फ्यूचर फिर आपके बच्चे। तो ये क्या हो गया, धर्म त्रिकोण, ये धर्म है। तो आप पहले बर्थ लेने के बाद सीखोगे ना, तो पहले आप सीखते हो, सीखने के बाद क्या होते हैं आप, एजुकेशन है ना, बर्थ लिया यहाँ पे, फिर फिफ्थ हाउस एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपने एजुकेशन लिया, फिर एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन लिया, नाइन्थ हाउस। तो हायर एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है, आपने पर्टिकुलर एक स्टडी, आपके पास एक स्किल, सब कुछ आ गया। उसके बाद क्या करते हो, आप अर्थ त्रिकोण में जाते हो, यानी आप पैसा कमाने की सोचते हो। जैसे सेकेंड हाउस, सिक्स हाउस और 10th हाउस, सेकेंड, सिक्स, 10 आपका अर्थ त्रिकोण हो गया, फिर आपको पैसा कमाना है ना,
मटेरियलिस्टिक गेन्स कर अचीव करने हैं लाइफ में, तो ये अर्थ त्रिकोण नोटिस सिग्निफाई करता है। उसके बाद क्या हो गया, ये सब कुछ पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, उसके बाद आप आता है आपका काम त्रिकोण, थर्ड, सेवेंथ, इलेवेंथ। ये क्या सिग्निफाई करता है, मैरिज को, यानी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, आप चाहते हो फिर अभी आपकी मैरिज हो जाए, है ना। तो मैरिज होने के बाद क्या होता है, थर्ड हाउस, नई शुरुआत होती है, इनिशिएशन। तो उसके बाद सेवेंथ हाउस मैरिज होती है ना, तो सेवेंथ हाउस सेक्सुअल यूनियन का है, तो ये यूनियन का है, तो ये हो गया। तो उसके बाद मैक्सिमम आपके कुछ विश फुलफिलमेंट जो इलेवेंथ हाउस है, ये मैंने यानी ओवरऑल आपके मटेरियलिस्टिक डिजायर को दिखाता है ये भी, ठीक है, काम त्रिकोण। उसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण। आपने सब कुछ देख लिया, काम त्रिकोण, आपके सारे विश फुलफिलमेंट हो गए, आपके शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, आपके साथ इवन उनकी भी शादी हो गई। तो उसके बाद क्या आता है, मोक्ष त्रिकोण। तो आपको क्या करना है, इस ड्यूरेशन में लोग जो आखिरी स्टेज है लाइफ का, तो वो क्या करते हैं, फिर आध्यात्मिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअल ट्राइन है। फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, तो ये मोक्ष त्रिकोण है। ऐसे ही चीजें फिर धीरे धीरे फिर आखिरी फेज में लोग, इंसान क्या चाहता है, मानसिक शांति चाहता है, फिर है ना, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है। फोर्थ हाउस हमारी स्टेबिलिटी का है, मेंटल पीस का है ना। एट्थ हाउस साधना का है, 12वां घर मोक्ष का है ना, आखिरी घर। तो ये चार पुरुषार्थ भी आपके कुंडली में है। तो ये सारी कुंडली में ये उस हिसाब से अगर प्लैनेट बैठे है, तो प्लैनेट बैठने के बाद उसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो यही देखना है, हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे इस पार्ट को, ठीक है। तो ये हो गया ये। तो अभी देखते हैं हम, चलिए आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब किनका चार्ट रह गया था, इनका क्या क्वेश्चन था, किस मीटिंग प्लेस ऑफ स्पाउस क्या हो सकते हैं, स्पेस किस यानी सरकमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, किस जगह पे, यानी उसके आजू बाजू क्या हो सकता है, कैसे सरकमस्टांसेस में कहाँ मिल सकते हो, इनका क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इनका चार्ट हम ओपन करके रखते हैं। देखिए, ये दिनेश जी का चार्ट है ना। तो ये दिनेश जी का चार्ट है, इनका क्वेश्चन था कि मीटिंग प्लेस ऑफ स्पाउस ये कैसे देखना है। तो ये देखने का एक तरीका क्या है, सबसे पहले वीनस से सेवेंथ हाउस देखना है, इनका वीनस फर्स्ट हाउस में है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है, वीनस से सेवेंथ हाउस में, वीनस जहाँ पे भी बैठा है, वीनस से सेवेंथ हाउस में देखना है कौन सा साइन है, ठीक है। तो कौन सा साइन है वो देखना है, और उसका लॉर्ड कौन है वो देखना है, और उसका लॉर्ड किस राशि में जाके बैठा है, किस हाउस में जाके बैठा है वो देखना है। तो वो हाउस, वो साइन जिन भी चीजों को, जिन भी प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, उस सराउंडिंग से, वो भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो रहेंगे, यानी आप मिलोगे, आपने आजू बाजू वो देखोगे, पर्टिकुलरली आपको वो चीजें दिखेंगी। जैसे इनके विनस से सेवेंथ हाउस में सेजिटेरियस आता है सेजिटेरियस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है ना, यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, उसमें भी क्या है, हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटीज हो, यहाँ पे मिलना हो सकता है। यूनिवर्सिटीज में मिल सकते हो, किसी मंदिर में, किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल में, ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो किसी से। उसके बाद उसका लॉर्ड देखिए, फिर से थर्ड हाउस में जाके बैठा है। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस सोशल, उसके साथ इतने सारे प्लैनेट ऑलरेडी कंजंक्शन में है, तो वन बाय वन इनके भी इन्फ्लुएंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हो सकती है, इतने सारे प्लेनेट अगर आ जाए, तो हो सकता है सोशल मीडिया पे मिल सकते हो। मर्क्यूरी भी सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस आपके फ्रेंड सर्कल, सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी सिबलिंग के थ्रू, किसी सिबलिंग की मदद के थ्रू, या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है उसके हेल्प के थ्रू, सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे मिलना हो सकता है। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म हो गए, या बाकी भी चीजें, जैसे जुपिटर ही है, जुपिटर उसका लॉर्ड है, तो जुपिटर खुद टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता है ना। तो थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है, उसमें भी हो सकता है, मिल सकते हो किसी से। ट्रैवलिंग एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है ना। थर्ड हाउस मर्क्यूरी होने की वजह से सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, मर्क्यूरी सिबलिंग्स वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस भी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी मदद से। आपके सोशल सर्कल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, उनकी भी मदद से, या फिर वैसे सराउंडिंग में आप मिल सकते हो। थर्ड हाउस आपका प्लेग्राउंड भी है, प्लेग्राउंड यानी जैसे कोई स्पोर्ट्स जिम हो गया, थर्ड हाउस क्या है, वहां पे जब फिजिकल एफर्ट्स को दिखाता है, तो हो गया, ऐसा हो सकता है। मार्स भी है ना, वहाँ पे मार्स फिजिकल, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहाँ करते हैं लोग, ग्राउंड पे, प्ले ग्राउंड पे करते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गया, है ना, कोई प्ले ग्राउंड हो गया, कोई जिम हो गया,
है ना, ऐसी जगह पे भी मिल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इससे और मेथड है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड जिस भी राशि में गया, जैसे आपका सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर ही बनता है, वहां से सेवेंथ हाउस में जो राशि आती है, यानी आपके केस में नाइन्थ हाउस में ही आ रही है वो राशि। नाइन्थ हाउस और एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस साइन लार्ज इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है, लार्ज ग्रुप सर्कल को दिखाता है, सोशल सर्कल्स को दिखाता है, एल्डर सिबलिंग को दिखाता है। एक्वेरियस साइन हो सकता है एल्डर सिबलिंग की मदद से हो सकती है, वहां से वैसे किसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे तो उनकी मदद से, या आपके यहाँ पे भी सेम सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट, आपके सोशल सर्कल में फ्रेंड ग्रुप्स में ही कोई हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 11th इसमें एक्वेरियस साइन लार्ज इंस्टीट्यूट, यानी आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत लोग गैदर हुए हैं, यानी मॉब है वहाँ पे, कोई इवेंट है ना, कोई फंक्शन है, वहाँ पे मिलना हो सकता है। जहाँ पे भी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे एक जगह पे आके गेट टुगेदर हो रहा है, वहाँ पे मिल सकते हो किसी फंक्शन, फैमिली फंक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज ऐसी भी हो सकती है कि नाइन्थ हाउस आ रहा है ना, सेवेंथ लॉर्ड जिस भी राशि में बैठा है उससे सेवेंथ हाउस देखना है आपको, और वो आपके कुंडली में कौन सा हाउस आ रहा है। तो आपके केस में नाइन्थ हाउस है, तो नाइन्थ हाउस मैंने बताया कि स्पिरिचुअल ट्रैवल हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, है ना। आपका फादर को भी रिप्रेजेंट करता है नाइन्थ हाउस, फादर की मदद से, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। सन भी है, सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी फ्रेंड्स है तो फादर के फ्रेंड्स हो गए, उनके मदद से ऐसी चीजें आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन है कि मैरिज अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है ना, फिर मैरिज लाइफ कैसा होगा। उसके लिए मैं जनरल बता देता हूँ आपको, इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जनरलाइज मैं बता देता हूँ। आपकी कुंडली मैं ओपन करके रखता हूँ, पहले 2 मिनट रुकिए। अगर कुंडली में लव मैरिज देखनी है, ये देखिए इनका चार्ट है, ये शुभ 18 का चार्ट है। अगर इनका क्वेश्चन है लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, है ना। सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन देखने के लिए, एक वन ऑफ द क्लासिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ये सभी को पता होगा मैक्सिमम लोगों को, सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो या फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में हो, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है लव मैरिज होने का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रूल है, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज ही देगा हमेशा। इसमें अष्टक वर्ग का भी टेक्निक है, वो भी हम लगा के देखेंगे। लेकिन हाँ, दूसरी चीज क्या है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको कंजंक्शन देखना है, मर्क्यूरी केतु अगर किसी के चार्ट में कंजंक्शन में हो, वो भी लव मैरिज दे सकता है। इनके चार्ट में देखिए फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो, या फिफ्थ हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट हो, या 11th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट हो, इनके केस में दोनों है, ठीक है। तो चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन इसको कंफर्मेशन हमको D9 में भी देखना है। और वन ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में, ये भी एक कॉम्बिनेशन है लव मैरिज का। ऊपर से इनके केस में वीनस देखना है, जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है, वो एक्सॉल्टेड स्टेट में है, तो ये भी एक कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इनकी डिजायर तो है लव मैरिज करने की, ठीक है। ये तो दिख रहा है चार्ट में। लेकिन और क्या रूल है, और सेकेंडली रूल है सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, 11th लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, या फिर देखिए 11th लॉर्ड सेवेंथ हाउस में भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकती है शादी लव मैरिज, फर्स्ट लॉर्ड जिसका 11th हाउस में है इस केस में भी, या फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में, इस केस में भी लव मैरिज हो सकती है। ये ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन लव मैरिज नहीं दे सकता, इसमें से जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलेंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। मर्क्यूरी केतु का कंजंक्शन हो, मार्स विनस का कंजंक्शन हो, राहु विनस का कंजंक्शन हो, ये भी लव मैरिज दे सकता है। राहु विनस अगर ट्राइन में हो एक दूसरे के, ये भी लव मैरिज दे सकता है, ठीक है। इसमें से जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में मिले तो ये कंफर्मेशन है कि लव मैरिज हो सकती है ना। खास करके अगर में फिफ्थ हाउस में ही राहु विनस कंजंक्शन में आ जाए, राहु विनस मर्क्यूरी, मर्क्यूरी फ्रेंड्स को दिखाता है, ठीक है, फ्रेंडली कनेक्शन को दिखाता है ना। राहु और विनस, विनस मैरिज को दिखाता है, तो हो सकता है आपके फ्रेंड से आपकी शादी हो रही हो अगर फिफ्थ हाउस में राहु विनस मर्क्यूरी, इन जनरल राहु मर्क्यूरी विनस तीनों अगर प्लेनेट एक साथ कंजंक्शन में किसी भी हाउस में हो, चाहे वैसे मेजरली कहाँ पे होने चाहिए, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, इवन ट्वेल्थ हाउस में नहीं करेंगे, हाँ 11th हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, ठीक है। उस केस में ये लव मैरिज दे सकता है, ठीक है। तो चांसेस बढ़ सकते हैं इस ड्यूरेशन, और ये सेम रूल आपको D9 में कंफर्म करना है। अब D9 में कैसे कंफर्म करोगे, सेम स्ट्रेटेजी।
D9 में भी अगर आपको सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में दिख जाए, फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में दिख जाए, ठीक है, अगर वो से मरकरी केतु का कंजंक्शन दिख जाए, या फिफ्थ लॉर्ड इलेवेंथ में दिख जाए, इलेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में दिख जाए, या फिफ्थ लॉर्ड ये सेवेंथ लॉर्ड इलेवेंथ में, है ना, राहु विनस का कंजंक्शन दिख जाए, है ना, तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। इवन मून विनस का भी कंजंक्शन दे सकता है, क्योंकि मून आपका माइंड है, विनस मैरिज है। तो इवन मर्क्यूरी मून विनस ये अगर तीनों कंजंक्शन में आ जाए, ये भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन सिग्निफाई करते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है, इसमें से जितने भी मैक्सिमम आपके चार्ट में हो, उतना ज्यादा आपको चांसेस बढ़ जाएंगे। इनके केस में क्या है, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ 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 हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, ठीक है, तो जुपिटर एक्सॉल्टेड है फिफ्थ हाउस में, मार्स इनका इलेवेंथ हाउस में एक्सॉल्टेड है। तो ये अपने इनको इतना फ्री विल दिया है नेचर ने, तो अगर ये चाहे तो अपने फैमिली को कन्विंस करके लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकी भी कॉम्बिनेशन है। अगर लेट से फोर्थ हाउस में बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो थोड़ा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इनको कन्विंस करने में, तो ये हो सकता है। लेकिन इनका मर्क्यूरी सेकेंड हाउस में है, तो ये कन्विंसिंग एबिलिटी भी को भी दिखाता है, इनका कम्युनिकेशन से अपने फैमिली को कन्विंस भी कर पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इनका सेवेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, ठीक है, और वो भी रेट्रोग्रेड होके विनस को एक्टिव कर रहा है, ये भी दिखाता है कि लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सन एक्सॉल्टेड है, तो थोड़ी बहुत ना ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कभी कभी। ऐसा हो सकता है फादर की वजह से बोल सकते हो, या फिर फादर के साथ इन जनरल कभी कभी क्या है ना, किसी ना किसी तरीके का ऑब्स्टेकल फेस कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके का अपोजिशन फेस कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में अलाउ कर रहे हैं लव मैरिज के लिए। ऊपर से राहु भी काम त्रिकोण में है, ठीक है, तो इधर से भी कंफर्म, ऊपर विनस के ही साइन में है राहु, और विनस इसका डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड है फर्स्ट हाउस में, तो मैक्सिमम चांसेस है, हो सकते हैं। लेकिन एट लॉर्ड भी बन के बैठा है विनस, तो दिक्कतें तो आएंगी, इतना इजी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत सेटबैक में, सेटबैक बोल सकते हो, किसी ना किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हो सकता है, क्योंकि वीनस एग्जॉल्टेड होने की वजह से किसी ना किसी तरीके से इनको ना कहीं ना किसी की ओवर गिविंग नेचर हो सकता है कभी कभी। जितना ये किसी को, सामने वाले को जितना देते हैं उतना रिटर्न में नहीं मिल सकता है इनको, यानी हो सकता है ऐसा फेस भी किया होगा इन्होंने बहुत बार। तो हो सकता है ओवर गिविंग नेचर हो, पाइसिस असेंडेंट वालों का होता है यूजुअली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे देखने के लिए, लेकिन जो भी मैंने बताया है कॉम्बिनेशन, इसमें से जितने जितने ज्यादा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मिल जाए, उतने ज्यादा कंफर्मेशन है, लव मैरिज हो सकती है। इसमें अष्टक वर्गा का भी रूल है। जैसे अष्टक वर्गा में सर्वाष्टक वर्गा देखना है, फिफ्थ हाउस में अगर आपको सबसे ज्यादा बिंदु मिले, सेवेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस से कंपेयर करना है। सेवेंथ हाउस में अगर कम है और फिफ्थ हाउस में ज्यादा पॉइंट्स है, तो फिफ्थ हाउस में अगर ज्यादा पॉइंट्स है, तो ये भी वन ऑफ द चांसेस है कि लव मैरिज हो सकती है। जैसे सेवेंथ हाउस में यहाँ पे कम है, फिफ्थ हाउस में ज्यादा है, तो ये क्या दिखाता है, डोमिनेंस को दिखाता है, ये इंसान डोमिनेट कर सकता है चीजों को। तो हो सकता है ये यहाँ पे भी कंफर्मेशन दिख रहा है, तो चांसेस तो है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे कि सेवेंथ लॉर्ड मून फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस में है तो मून यहाँ पे दिग्बली हो गया, यहाँ पे फिर से सैटर्न का एस्पेक्ट होने की वजह से थोड़े चैलेंजेस दिखते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके मैरिज हो सकती है, लव मैरिज अगर करनी है तो। लेकिन फोर ये वन ऑफ द अरेंज मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन वीनस का एस्पेक्ट आ गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें इतने से रूल से हम देख नहीं जाएंगे, अब एक जनरलाइज में डिस्कस कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है डिटेल में डिस्कस करना। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी, उसमें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। दशा का सीक्वेंस कैसा है, दशा का रोल भी देखना पड़ता है, ठीक है। दशा अलाउ कर रही है नहीं कर रही है वो देखेंगे, है ना। पंचांग भी देखा जाता है। पंचांग में अगर दोष है, जैसे तिथि और वार का प्लानिटरी लॉर्ड अगर एक ही है, तिथि का स्वामी एक है और वार का भी स्वामी एक है, तो ये पंचांग दोष क्रिएट करता है। ये रिलेशनशिप मैरिज के लिए अच्छा नहीं है, किसी को हेल्थ इशू आते हैं या किसी को मैरिज होने में इशू आते हैं अगर पंचांग दोष है तो। आपके केस में नहीं है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ एक इन जनरलाइज, इनके केस में नहीं है चार्ट में। तो बाकी और भी बाकी सारी चीजें हैं, तो हम आगे आज जो भी वीडियो आएंगे उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल का था, ये इनका क्वेश्चन था कि आई आल्सो वांट टू नो अबाउट मैरिज ऑफ माय सिस्टर, शी वाज बोर्न ऑन
ये, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो इनको पूछना है इनके सिस्टर की शादी कब होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं चार्ट में, हम पहले ओपन करके रखते हैं इनका चार्ट, 2 मिनट। तो ये चार्ट हमने ओपन कर लिया। अब इनके सिस्टर की मैरिज कब होगी वो देखेंगे। अब लास्ट वीडियो की अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने रूल बताया था कि सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड या वीनस या मार्स, फीमेल का चार्ट है तो मार्स को भी देखना है। तो इन तीनों में से, चारों में से अगर कोई भी अगर एक्टिव करता है, सैटर्न जुपिटर दोनों मिलके, तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो रूल सेटिस्फाई होता है क्या, देखते हैं। तो इसमें देखिए, इनका सेवेंथ लॉर्ड कौन है, मून, ठीक है। तो मून सेवेंथ लॉर्ड है, सॉरी, ठीक है। तो मून इनका सेवेंथ लॉर्ड है। तो अभी देखिए, सैटर्न ऑलरेडी पाइसिस में चल रहा है, साढ़े साथी भी चल रही है ना। तो पीक फेज ऑफ साढ़े साथी होने की वजह से थोड़ी बहुत मल्टीपल ट्रायल्स देने पड़ सकते हैं, है ना। फर्स्ट ट्रायल में नहीं हो सकती है एकदम से मैरिज, क्योंकि मून सेवेंथ लॉर्ड भी है, तो सैटर्न ने ऑलरेडी एक्टिव करके रखा है। अब जुपिटर अगले साल 2 ऑफ जून, 2 ऑफ जून को कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा इनके सेवेंथ हाउस में। तो सेवेंथ हाउस को भी एक्टिव कर लिया ट्रांजिट करने में। और ऊपर से सेवेंथ लॉर्ड को नाइन्थ एस्पेक्ट से देखेगा भी। सैटर्न तो वहां पे ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है। तो नाइन्थ एस्पेक्ट से कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो सेवेंथ लॉर्ड तो दोनों सैटर्न और जुपिटर मिलके एक्टिव कर रहे हैं अगले साल 2 ऑफ जून के बाद, ठीक है। तो अगले साल प्रोमिनेंट चांसेस है मैरिज होने के। सेकेंडली, इवन सन और मर्क्यूरी के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सन और मर्क्यूरी सेरेमनी को दिखाते हैं, तो हो सकता है एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। तो हो सकता है बेबी। अगर एक रूल और है देखने का, जैसे सेवेंथ लॉर्ड D9 में देखना है किस राशि में गया। तो इनका सेवेंथ लॉर्ड D9 में मून किस राशि में है, देखिए लियो में गया, है ना। तो ये भी एक रूल है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड अगर D9 में जिस भी राशि में जाता है, उसमें अगर ट्रांजिट करता है जुपिटर या सैटर्न, दोनों में से कोई भी एक, या दोनों में से कोई भी एक, या लेट से आगा अगले साल ही जुपिटर अतिचारी होने की वजह से अक्टूबर के करीब करीब यहाँ पे भी ट्रांजिट करेगा लियो में। तो हो सकता है पहले इनकी एंगेजमेंट हो, तो ईयर एंड में इनकी शादी हो, ऐसा भी हो सकता है कि जुपिटर लियो में भी जाएगा, जो कि इनका जैसे सेवेंथ लॉर्ड मून है D9 में, मून लियो के साइन में, लियो राशि में, ठीक है। तो लियो राशि में भी जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा, तब हो सकता है, तब भी चांसेस है इनकी शादी होने के। और D1 में भी देखोगे तो जो सिग्निफिकेटर है मैरिज का, विनस, तो उसके ऊपर भी वो जुपिटर ट्रांजिट करेगा 2027 में भी। तो ईयर एंड में भी ट्रांजिट करेगा इसमें अतिचारी होने की वजह से। तो इनको कंसिस्टेंट योगाज है मैरिज के, 2 ईयर कंजिकेटिव ईयर्स दोनों इनको मैरिज के योगा तो है। और इनकी एज देख लेते हैं, अभी इनकी एज है तकरीबन 19 का बर्थ है ना, 99 का बर्थ है। तो अभी 2025 तो खत्म हो गया। तो इनकी एज है अभी तो 26 या 26 साल होंगे, है ना। तो 26 ईयर इनकी एज है। तो इनकी मैरिज कब होगी, जैसे हमने एक रूल देखा था, उसमें एडिशन करना है कैलकुलेटर से। जैसे आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें डिस्कस किया था वो रूल, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए आप। सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि है वो देखिए, कैंसर राशि, ठीक है। तो 4 नंबर की राशि है, उसमें आपको +8 ऐड करना है, ठीक है। फिर उसकी टोटल जो भी आएगी वो देखना है। तो ये तो मैरिजेबल एज हो नहीं सकती, तो इसमें क्या करना है आपको, और +5 ऐड करना है, अनटिल एंड अनलेस आपको एक मैरिज की एज ना मिल जाए, ठीक है। तो 17, इसमें और 5 ऐड करोगे कितने आ गए, 22। इसमें और 5 ऐड करोगे कितने आए, 27। तो इनकी एज अभी 27। तो ये रनिंग एज है 27। तो हो सकता है अभी चांसेस है इनको मैरिज के, लेकिन ये होगी क्या जल्दी, पहले वो देख लेते हैं, डिले का योग है या अर्ली का योग है। तो ये फीमेल का चार्ट है। तो फीमेल के चार्ट में 28 के ऊपर वैसे भी डिले कंसिडर किया जाता है, और ये 26 है। तो देख लेते हैं। जैसे मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, जुपिटर भी पराशरी के एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है। तो सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न इसमें डेबिलिटेटेड भी है। एसेंडेंट लॉर्ड होने की वजह से क्वाड्रेंट में ही बैठा है, तो इतना ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। जुपिटर का भी कंजंक्शन है, लेकिन इन जनरल सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन थोड़ा डिले दे सकता है, और ऊपर से मार्स को भी एस्पेक्ट दे रहा है सैटर्न।
ठीक है, तो 2 साल यहाँ पे डिले कंसिडर करो आप। 2 साल ये एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से, क्योंकि प्लानिटरी वॉरफेयर भी है। प्लानिटरी वॉरफेयर कैसा, सैटर्न और मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। ये 90 डिग्री हिट भी, यानी टोटल वो 90 डिग्री हम हिट नहीं देखेंगे अभी तो, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर देखोगे समसप्तक योग में है दोनों प्लेनेट, सैटर्न और मार्स। ये थोड़ा संघर्ष दिखाते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशंस दिखाते हैं, थोड़ा होने में दिक्कत दे सकते हैं। ऊपर से 7th हाउस में राहु भी है और सन भी है। सन को यहाँ पे दिग्बल लूज करता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ अपनी लूज करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ वाइज वीक हो जाता है 7th हाउस में सन। तो थोड़ा बहुत सन यहाँ पे सेपरेटिव टेंडेंसी दे सकता है। तो लेकिन सन भी थोड़ा मैलेफिक इन्फ्लुएंस देता ही देता है अपना। तो थोड़े बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस तो है चार्ट में। केतु भी फर्स्ट हाउस में, राहु केतु का एक्सेस फर्स्ट 7 एक्सेस में। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें तो देगा इनिशियली, लेकिन इन जनरल सैटर्न जुपिटर अगर आप देखोगे किसी भी चार्ट में, कुंडली में अगर कंजंक्शन में है, तो ये इन जनरल 32 या 33 के बाद अच्छा काम करता है कंजंक्शन। इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। उससे पहले थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर शादी लेट से हो गई सैटर्न जुपिटर का, जिनके का कुंडली में कंजंक्शन है, उनकी शादी अगर 30 से बिलो हो गई, पहले हो गई, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये D9 में भी है क्या कॉम्बिनेशन, मेलेफिक 7th हाउस डैमेज है क्या, देख लेते हैं। मार्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी एफ्लिक्टेड है यहाँ पे D9 में भी। इवन मैरिज में का सुख जो देखते हैं हम D9 में 4th हाउस से देखते हैं। अगर इसमें भी मैलेफिक प्लेनेट आ जाए तो थोड़ी बहुत चीजें होने में, मैरिज होने में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये मैरिज का सुख है। मैरिज होने के बाद कैसा रहेगा, अगर ये ऑलरेडी मैरिज होने के बाद फॉरेन कंट्रीज या अब्रॉड में सेटल होते हैं, किसी अदर स्टेट या अदर कोई सिटीज में सेटल होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, थोड़ा जहाँ पे ये रहते हैं, इनका जो बर्थ प्लेस है, वहां से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि राहु फॉरेन प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है ना, अब्रॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ये शादी होने से, अगर इनकी शादी ऑलरेडी ये अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे, तब ये ज्यादा प्रॉब्लम देगा नहीं इनको, ठीक है। दूसरी चीज, इनका एफ्लिक्शन तो है, ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सबसे बेस्ट एज है इनको मैरिज करने के लिए 31, देखा जाए तो। अब उसका लॉजिक है क्या है, 31 या 30 के अराउंड इनकी मैरिज हो सकती है। अब अगर D9 में भी एक रूल बताया था मैंने, सन का प्रोग्रेशन कैसे यूज करना है। जैसे सन यहाँ पे 24, 25, 26, ठीक है, अभी है 27, 28 की एज में भी 7th हाउस इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो 28 में मार्स वैसे भी मैच्योर्ड होता है, तो इसमें भी शादी हो सकती है 28 की एज में, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मे बी अगले साल है फिर से एक्टिवेशन, तो हो सकता है इस साल भी, अगले साल जून के बाद से ट्रांजिट में एक्टिवेशन है। तो दिख तो रहा है शादी का प्रॉमिस। वैसे शादी का प्रॉमिस मैंने बताया था, शादी का प्रॉमिस भी लास्ट वीडियो अगर देखी नहीं, उसमें कंसिडर किया था। तो जुपिटर से मार्स, फीमेल की कुंडली है ना, तो जुपिटर से मार्स 7th में है, तो शादी का प्रॉमिस तो दिख रहा है, ठीक है। तो शादी का प्रॉमिस है, तो शादी तो होगी, लेकिन डिले के भी कुछ कॉम्बिनेशन मिले हैं, है ना, तो उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो है, डिले तो है, लेकिन डिपेंड करता है किस कंट्रीज में, किसी स्टेट में क्या क्या डिले, क्या हर सोसाइटी में अपना अपना अलग अलग रहता है डिले का। किसी के लिए 25 साल भी डिले हो सकता है, 25 की एज भी डिले मैरिज हो सकती है, किसी के लिए 28 डिले हो सकती है, किसी के लिए 32 डिले हो सकती है। अब जिस कल्चर के हो आप, जिस कल्चर में रहते हो, आपके लिए कौन सा एज डिले कंसिडर किया जाता है, उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से चीजें बदल सकती है। अगर 27 एज के अभी ये होने वाले हैं, तो 28 में प्रोग्रेशन में दिख रहा है कि इनका 7th हाउस इन्फ्लुएंस होगा, तो 28 के एज में भी मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो है, मैरिज दे सकता है ना। तो अगर देखिए क्या होता है, लेकिन जो रेमेडीज बताइए, अगर वो उस हिसाब से फॉलो करते हो तो इजी हो जाएगा। आप अपने रिलीजन के हिसाब से देखिए। ग्राफोलॉजिकल रेमेडीज भी है। ग्राफोलॉजिकल रेमेडीज में कुछ नहीं करना है आपको, लेटर ए और बी, साथ कैपिटल लेटर दोनों साथ में प्रैक्टिस करना है अनरूल्ड शीट पे, ठीक है। अनरूल्ड पेपर पे लेटर ए और बी कैपिटल दोनों साथ में लिखना है। एक पेज डेली प्रैक्टिस करनी है ना। और उसके साथ साथ अगर आप सिग्नेचर प्रैक्टिस करोगे, सरनेम, फर्स्ट नेम और सरनेम अच्छे से लिखते हो, पास पास में ज्यादा गैप न देके, तो वो भी एक रेमेडी है। वो भी अनरूल पेज पे 1 पेज प्रैक्टिस करना है, लेकिन हाँ वो मत कीजिए, उसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। विदाउट गाइडेंस करना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ वो ही प्रैक्टिस कर सकते हो आप, लेटर ए और बी, ठीक है, दोनों साथ में लिख के अनरूल पेपर पे लिख सकते हो, ठीक है। उसमें और भी पैटर्न है, वो बाकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। उसमें आप पंचांग में भी देख सकते हो। पंचांग में, अष्टक वर्गा में, ये सारे रूल डिस्कस करते बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा।
पंचांग दोष तो नहीं है वो देखिए, पंचांग दोष है क्या, वो अगर है तो और दिक्कत जा सकती है। जैसे तिथि और वार का स्वामी एक है क्या, जैसे तिथि का स्वामी यहाँ पे जुपिटर है और वार का स्वामी सन है, तो नहीं है पंचांग दोष, ठीक है। ये अगर आ गया ना तो थोड़ी और दिक्कतें बढ़ सकती थी। तो ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। इनका देख लेते हैं। 1999 1:35 PM, ठीक है। इनका हम ओपन करके देखते हैं चार्ट। अभी देखिए ये पुनीत जी का चार्ट है ना। वेन विल आई गेट मैरिड, इनका क्वेश्चन है। तो अलवर राजस्थान से है। ठीक है। अब इनके केस में देखिए, पहले तो सेवेंथ हाउस की कंडीशन देखनी है कैसी है। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है, तो इनके केस में सेवेंथ लॉर्ड खुद ही सैटर्न है। तो एक कॉम्बिनेशन तो इधर ही मिल गया डिले का। जरूरी नहीं है, लियो एसेंडेंट के लिए डिले ही दे सकता है, लेकिन इन जनरल दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे देखिए तो नाइन्थ हाउस में डेबिलिटेटेड है एक्सॉल्टेड सन के साथ, तो नीच भंग हो गया यहाँ पे। क्योंकि एक्सॉल्टेड सन के साथ सैटर्न पॉजिटेड है, तो ये नीच भंग राजयोग भी है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे अपोजिट प्लैनेट, यानी प्लानिटरी वॉरफेयर इधर भी दिखा रहा है, ऊपर से मार्स भी दिख रहा है। तो एनिमी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होने की वजह से सैटर्न के ऊपर तो थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है। एकदम इजी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ दिक्कतें दे सकता है। ऊपर से सेवेंथ लॉर्ड जो D1 का सैटर्न है, वो देखिए D9 में कहाँ बैठा है। सैटर्न एनिमी साइन में बैठा है, थर्ड हाउस में, ठीक है। थर्ड हाउस का भले ही कारक है सैटर्न, लेकिन एनिमी साइन में बैठा है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। उसके बाद सेवेंथ लॉर्ड D9 में देखिए कौन है, मार्स। सेवेंथ लॉर्ड मार्स है, उसमें भी वो एट्थ हाउस में गया, तो ये भी एक थोड़ी बहुत चैलेंजेस दिखा था। ऊपर से रेट्रोग्रेड है ना। यहाँ पे भी देखोगे D9 का सेवेंथ लॉर्ड मार्स D1 में भी रेट्रोग्रेड है, तो मार्स रेट्रोग्रेड होने की वजह से भी थोड़ी बहुत चीजें डिले करवा सकता है। तो डिले के कॉम्बिनेशन तो है इनके चार्ट में, है ना। अभी देखिए इनकी एज भी क्या है, 26, है ना। अगले साल 27 हो जाएंगे। यूजुअली ये राजस्थान से बिलोंग करते, तो इस स्टेट में यूजुअली मैरिज थोड़ी जल्दी होती है ना। तो हो सकता है किसी किसी के लिए 28 और 30 साल भी डिले हो सकती है ना। तो हो सकता है अभी ये अगले साल 27 होने वाले हैं, तो एक्टिवेट होने वाला है क्या, अब देख लेते हैं कहाँ से कैसे होगा। अब जैसे इनके केस में सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न मेष राशि में, है ना। तो अभी फिलहाल इनका कुछ एक्टिवेट है क्या, अभी एट्थ हाउस एक्टिवेट रहेगा अगले साल। तो एट्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, मर्क्यूरी और जुपिटर, जो कि खुद एट्थ लॉर्ड ही है और फिफ्थ लॉर्ड है। तो ये अभी तो फिर से ट्रांजिट में तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है ना। लेकिन जुपिटर लियो साइन में आएगा प्रोमिनेंटली, आप 2027 में देख सकते हो, 2027 मिड के करीब प्रोमिनेंटली जो स्टेबल तरीके से जो एक्टिव होगा, वो 2027 मिड के करीब। और तभी सैटर्न अपनी राशि भी चेंज करेगा 2027 के मिड में। तभी आपके सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर भी ट्रांजिट करेगा, है ना। और ऊपर से जब जुपिटर यहाँ पे लियो साइन में भी ट्रांजिट करेगा, अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से सेवेंथ लॉर्ड को देखेगा, और सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर सैटर्न भी ट्रांजिट करेगा, तब जाके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। यानी 2027 से लेके 2028 का मई, 2027 का जून से लेके 2028 का जून, ये प्रोमिनेंट ईयर हो सकता है आपके लिए मैरिज के लिए, ये यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या बताया था मैंने कि सेवेंथ लॉर्ड D9 में जिस राशि में है, वहां पे भी अगर जुपिटर जाता है तब भी चांसेस बनाता है। तो हो सकता है अगला साल देखिए जुपिटर जा रहा है सैटर्न के ऊपर, जो कि आपका सेवेंथ लॉर्ड है। लेकिन ये प्रोमिनेंट इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे शत्रु राशि में है, और ऊपर से थर्ड हाउस है, तो थोड़े बहुत एफर्ट्स चैलेंजेस दिखाता है, तो इजी नहीं रहेगा। तो प्रोमिनेंट क्या है, जैसे यहाँ पे जब आपका सेवेंथ लॉर्ड दोनों मिलके एक्टिव करेंगे तब जाके हो सकती है। इसमें दशा भी आप इंक्लूड कर सकते हो, दशा अगर प्रोमिनेंटली देखना है तो दशा का भी पूछा था किसी ने। तो दशा कौन सी रहेगी, तो दशा देखिए पर्टिकुलरली आपको फर्स्ट लॉर्ड की हो सकती है, सेकेंड लॉर्ड की हो सकती है ना। सेवेंथ लॉर्ड की हो सकती है, नाइन्थ लॉर्ड की हो सकती है, और इलेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड, ठीक है। सेकंड लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड की, फर्स्ट लॉर्ड यानी आप खुद, आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन, आपकी खुद की शादी हो रही है, इसलिए फर्स्ट लॉर्ड की भी दशा हो सकती है। सेकंड हाउस फैमिली एडिशन को दिखाता है, तो इसलिए सेकंड लॉर्ड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड हाउस भी लेते हैं कोई कोई, ठीक है। लेकिन काम त्रिकोण के तीनों हाउस लेते हैं प्रोमिनेंटली। सेवेंथ लॉर्ड की दशा, इलेवेंथ लॉर्ड की दशा, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड यानी आपके फॉर्च्यून का है। तो फॉर्च्यून अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो शादी कहाँ से होगी। तो फॉर्च्यून का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो नाइन्थ लॉर्ड सेरेमनी को भी दिखाता है इसलिए।
नाइन्थ हाउस आपके फॉर्च्यून का है, इसीलिए भी नाइन्थ लॉर्ड की दशा भी हो सकती है, 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, इन में से कोई भी दशा में आपकी दशा या अंतरदशा में शादी हो सकती है। आपको प्रोमिनेंटली अंतरदशाएं कंसिडर करनी है। इसमें जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन मैच हो जाएंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आपको जो दशा शुरू है, दशा अगर देखोगे, अभी फिलहाल आपको चल रही है राहु की, जो कि आपके 12th हाउस में बैठा है, तो 12th हाउस के में जो भी प्लेनेट बैठा है उसकी भी दशा मैरिज दे सकती है। तो ये महादशा है, अपने को अंतरदशा चाहिए। ठीक है, तो अंतरदशा देखिए इनको, मून की अंतरदशा, इवन मून की अंतरदशा भी मैरिज दे सकती है। देखिए पर्टिकुलरली दशा है विनस, मून, ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड, ठीक है, फीमेल के केस में मार्स, और उसमें D9 का जो सेवेंथ लॉर्ड है उसकी भी दशा, और उसमें और चीजें हैं जैसे राहु का, अगर किसी का महादशा और राहु में विनस में अगर आपकी मैरिज की एज, मैरिजेबल एज नहीं थी तो ठीक है वो चली गई एज साल, तो राहु में विनस का अंतर भी मैरिज दे सकता है, मैरिज या रिलेशनशिप दे सकता है। तो ये दशाएं कुछ ना कुछ है प्रोमिनेंट जो दशाएं आपको देखनी है। ठीक है, पर्टिकुलरली 12th लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, ये दशाओं में मैरिज, अंतर दशाओं में मैरिज होती है। ठीक है, तो इनके चांसेस पर्टिकुलरली 2027 से लेके 2028 के बीच में दिख रहे हैं, है ना। तो 2027 से लेके 2028 के बीच में दिख रहे हैं, और ऊपर से नई दशा भी शुरू हो रही है। थर्ड दशा जो है वो विपत में आती है नवतारा के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली जाती है, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा सारी चीजें सीखनी पड़ती है लोगों को, है ना। थर्ड दशा विपत वाली थी, और फोर्थ दशा जो है सोल्यूशन लाती है अपने लाइफ में, सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। जितने भी कॉम्प्लिकेशन फेस किए हैं थर्ड दशा में, वो सोल्यूशन सारे फोर्थ दशा में मिलते हैं। वो भी डिपेंड करता है फोर्थ दशा का, जो भी दशा है वो किस नक्षत्र में है। अगर वो नक्षत्र का स्वामी फिर से थर्ड या सेवेंथ या इसमें आता है फिफ्थ में, दशा सीक्वेंस में, तो भी दिक्कत दे सकता है। अभी इनके केस में हम तो वो नहीं देखेंगे अभी ज्यादा डिटेल में, लेकिन इन जनरल इनकी शादी 2027 से लेकर 28 के बीच में भी दिख रही है। बाकी रूल भी अगर जो मैंने डिस्कस किए लास्ट वीडियो में वो भी अप्लाई करके देखिए, वो आप उससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पंचांग से भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पंचांग से कैसे देखा जाता है मैरिज को प्रेडिक्ट करना, तिथि से वगैरह, वो भी देखेंगे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी खुशी जी का क्वेश्चन था, ये हम आखिरी में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे आखिरी में। पहले इनका देख लेते हैं, व्हेन विल माय डॉटर गेट मैरिड, डेट ऑफ बर्थ 16th ऑफ नवंबर 1988, टाइम 1:55 PM, प्लेस दिल्ली। तो इनका चार्ट हम ओपन करके रख लेते हैं। तो देखिए, ये सुनीता जी के डॉटर का क्वेश्चन, डॉटर के लिए पूछ रहे हैं कि शादी कब होगी। अब देखिए इनका बर्थ, पहले देखिए एज कितनी है, 16th ऑफ नवंबर 1988। पहले तो देखना है मैरिज का प्रॉमिस है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 37 के अराउंड इनकी एज हो गई है ना। तो शादी है क्या, है भी या नहीं भी, पहले देखना है। अब जुपिटर से ये फीमेल का चार्ट है, तो जुपिटर से, जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है मैरिज देगा, लेकिन हाँ जुपिटर रेट्रो है तो थोड़ा डिले दे सकता है मैरिज। अब वो डिले का रीजन भी दिख जाएगा इनके चार्ट में, ऐसा नहीं है इतना डिले हुआ तो रीजन भी मिलेगा ही मिलेगा इनके चार्ट में। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में डिले हो गया। इनके केस में अगर देखोगे, सेवेंथ हाउस में केतु बैठा है, ये पहला एफ्लिक्शन है ना। सेवेंथ लॉर्ड सन इसमें बैठा है स्कॉर्पियो साइन में, ये भी मैलेफिक साइन है। वन ऑफ द मैलेफिक साइन कौन से है, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस देते हैं। इन जनरल एक्वेरियस असेंडेंट वालों को दिक्कत रहती है शादी होने में। अब जैसे इस केस में देखिए इनका सेवेंथ लॉर्ड भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है। अब सेकेंडली देखिए, अब सेकंड देखिए क्या है, D9 में देखिए क्या है, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या। सेवेंथ लॉर्ड विनस सिक्स में गया है, और मार्स के साथ बैठा है, और डेबिलिटेटेड है। और D1 में भी जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है वो भी डेबिलिटेटेड है 8th हाउस में, तो ये भी चैलेंजेस है। और वर्गोत्तम हो गया, इधर भी मैलेफिक हाउस में बैठा है और इधर भी मैलेफिक हाउस में बैठा है, ऊपर से मैलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा है, तो ये डबल एफ्लिक्शन हो गया। इसलिए इनके चार्ट में ना डिले हो रहा है, एक्सट्रीम डिले की तरफ जा रहा है केस। और दूसरी चीज देखिए, जो एसेंडेंट लॉर्ड है D1 D9 का, वो जाके बैठा है 8th हाउस में, ये भी चैलेंज है। और इन जनरल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अगर D9 के किसी के फर्स्ट हाउस में आता है, इन जनरल मर्क्यूरी D9 में किसी के फर्स्ट हाउस में आता है,
इस केस में इस इंसान का खुद का थॉट प्रोसेस ही इंसान को मैरिज नहीं होने देता है। इस केस किसी किसी केस में क्या होता है, क्योंकि ओवर एनालिटिकल बिहेवियर होने की वजह से वीनस वर्गो में इसलिए डेबिलिटेटेड होता है, मीरस मैरिज का सिग्निफिकेटर है, तो मैरिज में ओवर एनालिटिकल बिहेवियर काम नहीं करता है। ठीक है, उसमें अगर जितना ज्यादा आप सोचोगे उतनी ज्यादा मैरिज डिले हो सकती है। कभी कभी ऐसा नहीं कि इनको मैरिज के प्रपोजल नहीं आ रहे होंगे, इनको लास्ट 2024 में यानी 2024 में भी मैरिज के प्रपोजल थे, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर मिलके इनके सेवेंथ लॉर्ड सन को एक्टिव कर रहे थे। ठीक है, उस केस में करियर का भी इवेंट हुआ होगा प्रोमिनेंट, ऐसा नहीं है। सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर से रिलेटेड भी कोई प्रोमिनेंट इवेंट, या फिर करियर से रिलेटेड, क्योंकि 10th हाउस भी एक्टिवेट था। उसका लॉर्ड मार्स सेकंड हाउस में, तो फाइनेंस रिलेटेड भी कोई इवेंट हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई इवेंट हुआ होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन सेवेंथ लॉर्ड सन है, तो यहाँ पे भी चांसेस तो थे इनके शादी होने के, लेकिन हुई क्या, नहीं हुई। ऊपर से एफ्लिक्शन ज्यादा होने की वजह से इनको डिले हो रहा है शादी में। अब लेकिन मैरिज का प्रॉमिस तो है, तो मैरिज का प्रॉमिस है तो शादी कब होगी। अभी केस में देखिए, मार्स हस्बैंड का कारक है, तो मार्स हस्बैंड का कारक है, इनका मार्स देखिए मीन राशि में है। तो अगर जो रूल हमने लगाया था, अगर आप कैलकुलेटर पे देखते हो, इनका सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि है, लियो। ठीक है, तो लियो पहले ऐड करना है, इसमें +8 ऐड करना है, टोटल देखिए कितनी आती है, 13। इसमें देखिए +5 ऐड करते जाना है। ठीक है, +5 +5 +5 +5, 38 रनिंग एज। तो 38 रनिंग एज है, तो 38 ऑलरेडी 38 रनिंग एज में इनकी शादी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, ये ऑलरेडी 37 के हो गए, तो नवंबर का बर्थ है इनका, तो अगले साल का नवंबर तक ये 37 रहेंगे। तो देखिए 37 तक इनका जो मार्स हस्बैंड का कारक है, फीमेल की कुंडली होने की वजह से जो हस्बैंड का कारक है, इवन सेकेंड हाउस भी इन्फ्लुएंस होगा इनके केस में। तो सेकेंड हाउस में तो एक्टिवेट होगा, उसमें मार्स बैठा है, तो मार्स एक्टिवेशन होने की वजह से ये शादी दे सकता है, पर्टिकुलरली अगले जून के बाद एक्टिव होगा, 2 जून से। तो इनके भी केस में लास्ट कुंडली में भी हमने ये रूल किसी के चार्ट में डिस्कस किया था, इनके केस में भी वो अप्लाई हो रहा है। तो भले ही इनकी डिले मैरिज का योग है कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, लेकिन इस ड्यूरेशन में ये चीजें सही से हो सकती है। ठीक है, मार्स थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी दे सकता है, लेकिन वो बात अलग है, लेकिन हो सकती है शादी। ठीक है, अगले जून से लेके 2027 के जून तक, इस 1.5 साल के अंदर अंदर, यानी 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर शादी के योग है इनको। ठीक है, अब दूसरी चीज और कंफर्मेशन के लिए, इनका सेवेंथ लॉर्ड देखिए कौन है, सन, है ना। तो सन सेवेंथ लॉर्ड है, तो सन सेवेंथ लॉर्ड देखना है D9 में किस राशि में बैठा है। देखिए इनका सन D9 में कैंसर साइन में बैठा है। तो अभी जब जुपिटर रूल क्या कहता है, जब जुपिटर D1 के सेवेंथ लॉर्ड जो जिस राशि में बैठा है D9 में, उसमें जब ट्रांजिट करे, अभी अगले साल जुपिटर कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो इनका सेवेंथ लॉर्ड जो D1 का है वो एक्टिव रहेगा, इसमें जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, तो अगला साल जब रहेगा तो 2027 मिड तक इनको कंटिन्यूअस योग है, 2026 जून से लेके अगले साल 2027 जून तक। तो शादी के योग ज्यादा बढ़ जाएंगे। इधर अगर लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई थी शादी होने में, तो इस टाइम ड्यूरेशन में शादी हो सकती है। ऐसा नहीं इनके पहले योग नहीं थे शादी के, तब भी योग थे, लेकिन इस ड्यूरेशन में बढ़ जाएंगे योग। ठीक है, तो ये हो गया, हमने टाइमिंग डिस्कस कर लिया। और भी रूल है, लास्ट वीडियो में जो रूल डिस्कस किए थे वो भी लगा के देखिए, उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी लास्ट कृषि जी का क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन्होंने पूछा था, सर मेरा बर्थ एज अ ट्विन हुआ था, मेरा एक ट्विन सिस्टर भी थी, पर बर्थ का 6 मंथ के बाद मेरी ट्विन सिस्टर एक्सपायर हो गए। तो ठीक है, वो क्यों हो गए उसका रीजन पूछ रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो खुशी जी का चार्ट हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, खुशी जी का चार्ट। हम्म, अब देखिए उसका रीजन कुंडली में दिख जाएगा, 2 मिनट। अब ट्विन सिस्टर था ना, सिबलिंग को रिप्रेजेंट, सिबलिंग का घर कौन सा है, थर्ड हाउस। तो सबसे पहले थर्ड हाउस को आपको असेंडेंट बनाना है। तो थर्ड हाउस से कुंडली एनालाइज करनी है आपको। थर्ड हाउस में क्या है, सबसे पहले देखना है, एक्सॉल्टेड प्लेनेट है मार्स। ठीक है,
अब इस केस में क्यों हुआ ऐसा वो देखिए। अब उस केस में उसका डिस्पोजिटर देखोगे वहां से कहाँ बैठा है देखिए, 1 2 3 4 5 6, अपने से सिक्स्थ गया। ठीक है, अपने से सिक्स्थ गया डिस्पोजिटर, ये भी एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, उसमें ऊपर से मांडी गुली का आ गया। मांडी गुली का आ गया है ना, ये भी एक एफ्लिक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर से सैटर्न से, यानी सैटर्न से अगर थर्ड हाउस काउंट करोगे, इसका जो लॉर्ड है वहां से एट आता है, तो षडाष्टक योग में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये तो वैसे भी अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी दिक्कत है ऑलरेडी इसमें दिख रही है। ऊपर से आप देखोगे ट्विन सिस्टर क्यों थे, देखिए जेमिनाई साइन का रोल बहुत ज्यादा रहता है। ट्विन अगर कोई भी कंसेप्ट है उसमें जेमिनाई साइन का भी रोल है, क्योंकि जेमिनाई साइन का सिंबल देखोगे तो उसमें ट्विन दिखाया गया है। ठीक है, ट्विन का सिंबल है इसमें जेमिनाई साइन में। तो ये भी क्या दिखाता है, ट्विन ट्विन सिबलिंग्स, ट्विन सिस्टर वगैरह का कॉम्बिनेशन है। और ये ऊपर से उसका लॉर्ड आपके कुंडली में देखोगे तो एट्थ हाउस में गया। ठीक है, तो उसका जो डिस्पोजिटर है थर्ड हाउस का आपके कुंडली के अकॉर्डिंग एट्थ हाउस में गया, तो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऊपर से मांडी गुली, एट्थ हाउस मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, डेथ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ चीजें खत्म होती है ना। तो थर्ड लॉर्ड एट्थ में जाना आपके सिबलिंग के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन या इश्यू रहेंगे ही रहेंगे हेल्थ को लेके। ये तो दो कॉम्बिनेशन मिल गए, यहाँ से षडाष्टक योग भी क्रिएट हो रहा है, और ऊपर से इसका पदा अगर कैलकुलेट करोगे आप, थर्ड लॉर्ड देखिए कितने घर दूर गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 अगर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट हाउस में आता है। तो फर्स्ट हाउस में प्लेनेट देखिए कौन सा बैठा है, केतु, जो सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई चीज आपसे दूर जा रही है, यानी केतु ब्रेक करता है किसी चीज को। तो थर्ड का पदा आ रहा है यहाँ पे, A3 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो केतु सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए ये इवेंट हुआ था। और ये कब हुआ था, आपके आपने बोला था कि 6 महीने, 6, हाँ 6 सिस्टर का बर्थ हुआ था तब 6 महीने बाद है ना, तो 6 महीने बाद हुआ था ना। तो 2 मिनट, अगर आप इसको चंद्र कुंडली से भी लगा के देखते हो, तो भी ये रूल कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है देखिए। मून साइन से थर्ड में, थर्ड लॉर्ड कौन है, मून खुद बन रहा है। ठीक है, थर्ड हाउस आपले सिबलिंग को दिखाता है, उसका डिस्पोजिटर मून खुद है, तो वो सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस वन ऑफ द मार्का हाउसेस है। ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है वहां पे अमावस्या योग क्रिएट हो रहा है। और इन जनरल वहां पे अगर देखोगे दोनों ल्यूमिनरीज पे ग्रहण योग भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी एफ्लिक्शन है, मारक हाउस भी है, और उसका डिस्पोजिटर भी सिक्स हाउस में गया है, मेष राशि में, है ना। और उस ड्यूरेशन में आपको देखते हैं दशा देखिए, दशा अगर देखोगे 2006 महीने के अंदर अंदर, यानी 2003 से लेके मई 2003 से लेके 6 महीने के बाद ना, यानी नवंबर के बाद। ठीक है, तो नवंबर 2003 के बाद देखते हैं, नवंबर से ये आ गया राहु देखिए, ये देखिए नवंबर राहु की महादशा, ऊपर से वो सेवेंथ हाउस जो मारक हाउस है, तो मारक हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो सेवेंथ हाउस वन ऑफ द मारका हाउसेस है, सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस सबसे ज्यादा मारक हाउस। ठीक है, तो ये तो कंफर्मेशन आ गया यहाँ से। ऊपर से उसका डिस्पोजिटर सिक्स हाउस में गया, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई ना कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से। मर्क्यूरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को भी दिखाता है, मर्क्यूरी हमारे नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है, मर्क्यूरी सन हमारे हार्ट को दिखाता है, राहु सन सन के साथ कंजंक्शन में। तो किसी ना किसी दिक्कत रही होगी इनको, है ना। सिक्स हाउस किडनी का है, लिवर का है, कोई ऑर्गन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है ना। राहु क्या है, होल को रिप्रेजेंट करता है, सन हार्ट है, हार्ट के, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इन जनरल जुपिटर ऑक्सीजन है ना, तो उसका डिस्पोजिटर है मून। तो कोई से ना किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है, ब्रीदिंग इशू हो सकता है ना। सिक्स हाउस डिसेबिलिटी वो भी दिखाता है, उसका डिस्पोजिटर सिक्स हाउस में गया। और देखिए राहु आ गया, तो राहु इन जनरल मैलेफिक प्लैनेट है, और योग कैसे बना रहा है, ग्रहण योग भी है, और चंद्र कुंडली से थर्ड लॉर्ड मून उनके साथ कंजंक्शन में है, जो भी सिबलिंग को दिखाता है।
है ना। सेकंड सैटर्न है, यानी ये फॉलो किसको कर रहा है, सैटर्न को, और 8th हाउस को, तो ये भी मृत्यु स्थान है। तो ये चीजें, मल्टीपल चीजें यहाँ पे खराब कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, है ना। इसलिए अच्छा नहीं है यहाँ पे, जो भी योग बने हैं वो अच्छे नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि दशा में भी कंफर्मेशन मिल गया, ये राहु की दशा थी, मारक था इनके लिए वो दशा, है ना। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग चार्ट्स देखेंगे, और भी चीज़ें, बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी चार्ट कंसिडर करेंगे, जो भी क्वेरीज है उन सब की क्वेरीज लेंगे। जो भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट में लिखिए, हर एक वीडियो में आपके चार्ट डिस्कस किए जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर उसकी कंडीशन क्या है, आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब अगर वो करोगे तो मैं आपका चार्ट कंसिडर करूंगा और हर वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाता है तो, लेकिन जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हर किसी के, हर सब्सक्राइबर के चार्ट डिस्कस होंगे। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसका चार्ट स्किप हो रहा है। हर वीडियो में, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा ही होगा, चार्ट पक्का होगा, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, ठीक है। शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड ही चीज़ें लेके आएंगे। दशा दशा के ऊपर हम एक पर्टिकुलर, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, है ना, जिनकी शादी हुई है, जिस किस दशा में हुई है, और प्रैक्टिकल चार्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो भी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किए नए, उनके चार्ट लेंगे और उनके चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे कि शादी कब होगी उनकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। टिल देन, राम राम।